Hello everyone, we are going to continue PGVP today. Let us start. In the last class we did only section number 28, the charging section of PGVP. Let us just revise it and then we'll go ahead. We'll summarize it and we'll just go through it once. We'll not talk about this section in detail. वो कल लास्ट क्लास में कवर हो चुका है. तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोफेशन से किसी भी टाइप की इनकम अगर हम अर्न कर रहे हैं किसी भी प्रीवियस ईयर में तो वो पीजीबीपी के हेड में टैक्स होगी. सेकंड उन्होंने बोला कि अगर आप किसी इंडियन कंपनी को या तो होली या सब्सटैंशियली मैनेज कर रहे हैं उसके अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो भी कॉम्पनसेशन मिल रहा है, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है उसके लिए आपको कोई कॉम्पनसेशन मिला, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है और उसके लिए आपको कोई कॉम्पनसेशन मिला तो उस केस में आपकी इनकम पीजीबीपी में टैक्स होगी. भले ही वो किसी भी नाम से हो, वो सैलरी के नाम से हो, डायरेक्टर फीस के नाम से, वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड, but that income will be taxed under the head PGBP. All right. Now, in this case, we talked about managing the affairs of Indian company only. Let us talk about the foreign company. So, in case of foreign company, if you are managing the affairs of foreign company in India, so any compensation or any sum that you receive from that company by whatever name called for managing its affairs wholly or substantially in India of foreign company, then that income, that compensation or that sum received from the company will be taxable under the head PGBP. Suppose you have a contract with them, if there is any modification or termination of contract and because of that you have got some uh, amount or compensation from the company, even then it is taxable under the head PGBP. So over here we are going to write company manage. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आप किसी कंपनी की एजेंसी लेते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते आई एम जस्ट एन एजेंट, आई एम जस्ट अर्निंग कमीशन आउट ऑफ इट, और कमीशन तो अदर सोर्सेज में जाएगा. दैट इज वाई ये जो इनकम है मेरी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होनी चाहिए. इस केस में भी पीजीबीपी में इनकम टैक्सेबल होगी. if you are receiving any sum in relation to termination or modification of your terms and conditions of the contract, even then the income is going to go to PGBP. तो एजेंसी से रिलेटेड कोई भी इनकम अगर आती है आपकी तो फिर वो पीजीबीपी में ही जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ तो ऊपर तो हमने कंपनी और फॉरेन कंपनी की बात की, ठीक है, कंपनी और फॉरेन कंपनी की बात की, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं अगर गवर्नमेंट आपको, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एजेंसी आपको अगर अपने कोई फंक्शंस, अपना कोई बिजनेस या अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए देती है तो उस केस में भी आपकी इनकम पीजीबीपी में असेस होगी. आगे चलते हैं. अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है आपका जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, या तो मॉडिफिकेशन आता है या टर्मिनेशन आता है, तो उस केस में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते हैं. तो उस केस में क्या होता है दोस्त, उस केस में क्या होता है, वो इनकम भी आपके पीजीबीपी में जाएगी. ये हमने इसको नाम दिया था रेजिडोरी क्लॉज. ठीक है, इसको हमने नाम दिया था रेजिडोरी क्लॉज. अब अगले पे आ जाते हैं. अगर कोई एसोसिएशन अपने मेंबर्स के लिए कुछ काम कर रही है, अगर कोई एसोसिएशन अपने मेंबर्स के लिए कुछ काम कर रही है और उसमें वो इनकम अर्न कर रहे हैं, उस केस में भी वो पीजीबीपी में जाएगी. इसका एग्जांपल याद रखेंगे, चेंबर ऑफ कॉमर्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम सीओसी लिख देते, चेंबर ऑफ कॉमर्स आपको याद आ जाएगा. चेंबर ऑफ कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने जो फेलो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना किसी ना किसी तरह से. ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको मार्केट सिनेरियो बताया था और सबके बारे में हमने कल बात की थी. सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि किसी भी तरीके से आप एक कमिटी या फिर एक बॉडी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है जस्ट टू, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर्स के लिए कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करना. तो उस केस में अगर उन्हें कहीं से कोई इनकम आ रही है तो उसका क्या होगा सर, वो पीजीबीपी में असेस होगी. ठीक है. एक्सपोर्ट क्लॉज, इसके बारे में हमने बात की थी. एक्सपोर्ट क्लॉज में क्या था सर, एक्सपोर्ट क्लॉज में ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वालों के लिए है. यहाँ पर हमने बात की थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कई सारे लाइसेंसेस आपको लेने पड़ते हैं. मान लीजिए आपने गवर्नमेंट से वो बहुत जो भी उसका रीजनेबल सम था वो आपने गवर्नमेंट को पे किया और वो लाइसेंस आपने ले लिया. तो उसके बाद क्या होता है सर, मान लीजिए अगर आपने कहा कि अब मेरे को ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, आपने कहा कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस बिजनेस, ओके फाइन, डोंट कंटिन्यू.
एंड देन यू सेल दोज लाइसेंसेस, वो लाइसेंसेस आपने किसी और को सेल कर दिए। तो बात यह है कि जब आपने उस लाइसेंस को परचेज किया होगा तब आपने क्या एक्सपेंस दिखाया होगा अपने पीजीबीपी में, बिल्कुल दिखाया होगा। तो जब आप अगर उसे सेल कर रहे हो तो उसकी इनकम भी कहाँ दिखाओगे सर, पीजीबीपी में दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट्स। उसके बाद बात आ रही है कि कैश असिस्टेंस, कैश असिस्टेंस की बात आ रही है। इसमें बात की थी हमने कि अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है। तो गवर्नमेंट हैज गिवन यू लॉट ऑफ इंसेंटिव इन ऑर्डर फॉर डूइंग एक्सपोर्ट्स। उन्होंने कहा एक्सपोर्ट करो करो, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे वो इंसेंटिव देंगे। तो आपको जो कैश असिस्टेंस मिला है सर, वो भी पीजीबीपी की इनकम में चला जाएगा। एक हमने बात की थी ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है इंडिया में और उस प्रोडक्ट को ही मैं उसकी कुछ प्रोसेसिंग करके या बिना प्रोसेसिंग करे उसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब मैंने इंपोर्ट किया था तब मैंने इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे की थी। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप उसे एक्सपोर्ट करोगे तो ये जो कस्टम ड्यूटी आपने हमें पे की है हम आपको इसको रिफंड कर देंगे, और उसे ही हमने नाम दिया ड्यूटी ड्रॉबैक। तो अब सर इसे इनकम क्यों माना जा रहा है पीजीबीपी की? दोस्त इसलिए इनकम माना जा रहा है, जैसे कोई 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट था, उस पे 1 लाख ही कस्टम ड्यूटी, 10 लाख का प्रोडक्ट था, उस पर 1 लाख कस्टम ड्यूटी चार्ज हुई थी। तो जो आपने अपनी पीजीबीपी में अपनी पीएनएल में उसे परचेजेस में दिखाया होगा, तो आपने क्या 10 लाख रुपए दिखाए या फिर आपने 11 लाख रुपए दिखाए? आपने ऑब्वियसली 11 लाख रुपए दिखाए। मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया अपने पीएनएल में, ये एक्सपेंस आपकी बुक्स में चला गया। तो जब इसका रिफंड मिल रहा है तो आपने एक तरह से अपनी बुक्स पे बर्डन डाल दिया ना, इस एक्सपेंस का, इस एक्सपेंस का आपने अपनी बुक्स पे बर्डन डाल दिया। तो अब क्या हुआ, जब इसका रिफंड आएगा तो उस केस में क्या होगा दोस्त, उसे इनकम मान लेंगे पीजीबीपी की। आगे बढ़ते हैं। दो टाइप के मैंने आपको बताया था, ये लाइसेंस हैं या फिर कुछ भी इनको आप बोल लीजिए, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक या ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। इन दोनों के प्रॉफिट में क्या होगा सर, अगर कुछ भी ट्रांसफर, इन्हें ट्रांसफर करने में कुछ भी प्रॉफिट आता है तो उस केस में क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट होगा वो पीजीबीपी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट क्लॉज में हमने बात की थी कोई भी बेनिफिट या कोई भी परक्विजिट आपको किसी भी तरह से मिल रहा है, वेदर इन फॉर्म ऑफ मनी और अदरवाइज, मतलब या तो कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है, दोनों ही केसेस में अगर वो बिजनेस से मिल रहा है या किसी प्रोफेशन से मिल रहा है तो वो बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्स हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह की बेनिफिट या किसी भी तरह की परक्विजिट मिल रही है आपको तो वो पीजीबीपी में चली जाएगी। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के बारे में हमने बात की थी। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन किस किस फॉर्म में मिलती है सर? इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, और भी कई तरीके हैं, किसी भी नाम से आप उसे बोल सकते हैं। और सर एक मिलता है प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट फाइनली जब पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर मिलता है जब पार्टनरशिप फॉर्म का नेट प्रॉफिट निकाल लिया जाता है, उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया जाता है, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये हमने बात की थी, ये तो एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि इसमें ताजा ताजा भी टैक्स लगकर आया होता है। ये पार्टनर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इन पर टैक्स लगता है सर, पार्टनर्स के हैंड, इन पे पार्टनर्स के हैंड में टैक्स लगता है। तो ये क्या इंटरेस्ट क्या इसे अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, सैलरी क्या सैलरी हेड में दिखाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, उन्होंने यहाँ बोल दिया अगर पार्टनर्स को कोई भी तरह का रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है, इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड पीजीबीपी। फिर उन्होंने बोला कि अगर इनमें से कोई भी सम पार्टनरशिप फर्म में, वैसे तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए ये सारे एक्सपेंसेस हैं और पार्टनर्स के लिए ये इनकम है, उन्होंने बोला कि अगर इन सम ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसमें से कुछ प्रोपोर्शन ऐसा है जो पार्टनरशिप फर्म को डिसअलाउ कर दिया सेक्शन 40B ने। 40B क्या है वो पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो पार्टनर्स को डिसअलाउ कर दिए, पार्टनरशिप फर्म को डिसअलाउ कर दिए गए कि हम आपको नहीं दे रहे एक्सपेंसेस। एक्सपेंस कम हो गए तो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया तो टैक्स बढ़ गया। प्रॉफिट कितने से बढ़ा? जितना एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया। तो जैसे ही प्रॉफिट बढ़ा उतने से उतने डिफरेंशियल अमाउंट पे पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स दे दिया या नहीं दे दिया? तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट से जितने अमाउंट से एक्सपेंस को डिसअलाउ किया गया है उस अमाउंट को पार्टनर्स के हैंड में टैक्स नहीं करेंगे सर, ठीक है। इसके बारे में लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन हो चुका है, कोई अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वन ऑन वन एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आगे चलते हैं।
एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन अग्रीमेंट। हाँ, ये क्या था, काम ना करने के पैसे, नॉट टू डू समथिंग। अगर आपने नॉट टू डू समथिंग, अगर आपको किसी काम को ना करने के, आप कोई बिजनेस यहाँ पर मत कीजिए सर, ग्वालियर में ये बिजनेस नहीं कीजिए, या फिर आपने जो पेटेंट या आपका जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, या आपका जो टेक्निकल नो हाउ है, ये किसी और के साथ शेयर मत कीजिए। तो एनीथिंग दे आर रिस्ट्रेनिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, वो करने के लिए मना कर रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या मिला है सर, कॉम्पनसेशन मिला है। देखिए, बिना कॉम्पनसेशन के कोई इनकम, इनकम तो कॉम्पनसेशन ही है ना, जिसको मिला है, जितना कॉम्पनसेशन मिला है वो सारी इनकम हो गई जिस पर्सन को मिली है, ठीक है ना। ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, फ्रेंचाइजी हो गई, सारी चीजें हो गई। तो ये इस केस में क्या होता है सर, इसका जो कॉम्पनसेशन मिलता है ये भी पीजीबीपी में इनकम माना जाता है, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका क्या दिया था इन्हें एग्जांपल, स्टीव जॉब्स या फिर बिल गेट्स, कुछ भी ले सकते हैं आप। उनके लिए अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है कंपनी ने, तो उसके एक्सपेंसेस कंपनी ने क्लेम किए होंगे। तो अब जब उसका आपको प्रीमियम, वो सॉरी, मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा या सम रिसीव होगा, बोनस रिसीव होगा, तो वो भी कहाँ, किसकी इनकम माना जाएगा, पीजीबीपी की इनकम। कन्वर्जन अगर हो रहा है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री सर बिजनेस में यूज होती है। बिजनेस में यूज कैसे होती है, इन्वेंट्री से ही तो बिजनेस किया जाता है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का। तो अल्टीमेटली एक्चुअली बिजनेस की इनकम होती क्या है, अगर मैं प्रोफेशन को साइड हटा दूं या सर्विस प्रोवाइडर्स को साइड हटा दूं, और मैं ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स की अगर बात करूं, तो उनकी इनकम होती ही क्या है, जितने का प्रोडक्ट खरीदा और जितने का प्रोडक्ट बेचा, इन्वेंट्री जितने की खरीदी और इन्वेंट्री जितने की बेची, उनका डिफरेंस ही तो उनकी इनकम होती है। तो यहाँ पर जब इन्वेंट्री चली गई, अब बात यह है कि इन्वेंट्री सर किसी और थर्ड पर्सन को नहीं बेची, इन्वेंट्री का कैपिटल एसेट बना दिया। हमारे पास एसी का काम है, एसी के 100 एसी पड़े हुए थे हमारे पास, एंड हमारे शॉप में हमें 4 एसी लगवाने थे। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द एसीज फ्रॉम सम अदर प्लेस, बट ऑब्वियसली व्हाई वुड आई बाय द एसी फ्रॉम सम अदर प्लेस, मेरा खुद का काम है। तो मैंने उनमें से 4 एसी को क्या करा, वहां पर लगा दिया, अपने ही स्टोर पर लगा दिया, उसे कैपिटल एसेट बना दिया। तो उस केस में क्या ये जो इन्वेंट्री गई है, इन्वेंट्री तो चली गई है सर, ठीक है, प्रॉफिट हुआ हो नहीं हुआ सर, हमने तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ट्रांसफर कर दिए, हम खुद से प्रॉफिट थोड़े ना कमाएंगे, बिल्कुल बात सही है आपकी। लेकिन सेल तो दिखाओगे, भले ही कॉस्ट प्राइस पे क्यों ना दिखाओ। अगर एसी 50,000 का आया था मार्केट में, आप उसे हो सकता है क्या बोलते हैं, मार्केट में हो सकता है आप उसे 70,000 का बेचो, मार्केट में हो सकता है 70,000 का बेचो, लेकिन अपने लिए तो 70,000 का बेचोगे नहीं। लेकिन उन्होंने फिर भी बोल दिया कि जब आप कन्वर्ट करोगे उस डेट की एफएमवी आपके सेल प्राइस मान ली जाएगी, या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन मान ली जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो चीजें क्या थी, जब स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल एसेट में, तो ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो एफएमवी होती है, फेयर मार्केट वैल्यू होती है, उसे क्या लिया जाता है सर, उसे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी लिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आया था सर, डिफरेंस क्यों नहीं दे सकते, एफएमवी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट होगा। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि एफएमवी को इनकम मानो, ये बोलो ना कि जो प्रॉफिट हुआ उस पर उसे इनकम मानो। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले किसी साल में आपने सीओए को ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट कर दिया है, जब आपने परचेज किया था स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री को जब आपने परचेज किया था, जिस भी ईयर में किया हो, आपने उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी डेबिट कर दिया है पीएनएल में, तो कॉस्ट तो चली गई है। तो अब सीधे सीधे सेल प्राइस डाल दो, अपने आप इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये नहीं बोल रहे कि दोनों का डिफरेंस करें। अब लास्ट पॉइंट हमने जो किया था वो क्या था, कि 35 एडी का एसेट, अगर 35 एडी सेक्शन वाला एसेट अगर हम सेल करते हैं तो उस केस में क्या करें। तो बोला गया सर जितने का बिके वो पूरी की पूरी यहाँ पर सेल दिखा दीजिए आप, जितने का बिके पूरी की पूरी सेल दिखा दिए। फिर वही बात आ जाती है कि बॉस इसका तो डिफरेंस दिखाना चाहिए, अगर 10 लाख का एसेट 12 लाख में बेचा तो फिर तो गेन तो 2 लाख का ही हुआ ना, गेन तो 2 लाख का ही हुआ। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम बीजीबीपी 2 लाख दिखानी चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है 12 लाख दिखाओ। वाई इज ही सेइंग दैट, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि पिछले किसी साल में, जिस साल आपने ये 35 एडी वाला एसेट परचेज किया होगा, उसी साल 35 एडी सेक्शन की वजह से आपने पूरे के पूरे 10 लाख जो हैं वो अपने पीएनएल में डेबिट कर दिए होंगे एज डेप्रीसिएशन, पूरे के पूरे 10 लाख आपने डेबिट कर दिए। तो आपके पास क्या अमाउंट बचेगा,
अपने आप आ गया। आप यहाँ पे 12 लाख रुपए यहाँ दे दीजिए, अपने आप 2 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि आप इसकी अगेन वही केस हो गया, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप पहले ही ईयर ऑफ परचेज में पूरे के पूरे डेबिट कर चुके हो अपने पीएनएल में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी जा चुकी है पूरी की पूरी। अब आपको बस यहाँ पे सेल प्राइस डालनी है, अपने आप नेट इफेक्ट आके 2 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना सर, इसीलिए यहाँ पर ये किया जाता है। अब आइए, अब हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं। विल टेक द चैप्टर फॉरवर्ड। मैं इसमें क्यूमुलेटिव रिवीजन थोड़ा ज्यादा कराऊंगा। आई थिंक यहाँ पर कुछ sorry, now we are going to do another thing. This is method of computation. ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये सारा डेटा दे दिया आपको बहुत सारा और आपसे बोला कि इनकम निकालिए पीजीबीपी की। वैसे भी दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं, बट जनरली कैसे दिया जाता है क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन में वो बोलेंगे कि जो पीएनएल अकाउंट है, जो फाइनल अकाउंट्स हैं, उसमें पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो इतना आ रहा है 10 लाख रुपए। फाइनल अकाउंट्स है उसमें नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 10 लाख रुपीस का आ रहा है। अब वो बोलेंगे कि सारे एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं बॉस, सारे एडजस्टमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ दे विल से दैट एक एक्सपेंस ऐसा था, आप सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये जो प्रॉफिट आया ये कैसे आया, बुक्स के हिसाब से आया। मतलब हमने अभी इनकम टैक्स का कुछ नहीं रखा दिमाग में। मतलब इनकम टैक्स में सर 10,000 से ऊपर का पेमेंट अगर आप कैश में कर दो तो वो डिसअलाउ हो जाता है। तो एक पेमेंट ऐसा है 20,000 का, वो हमने एक ही दिन में कैश में पे कर दिया था, तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो वो डिसअलाउ हो जाना चाहिए, लेकिन हमने तो यहाँ प्रॉफिट निकालते टाइम उसे माइनस कर दिया। ठीक है, हमने तो अपने हिसाब से बनाई, हमें इनकम टैक्स की नॉलेज ही नहीं है। तो ये वो अकाउंट्स हैं, ये वो प्रॉफिट है जो हमने अपने हिसाब से बनाया है विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी आप देखना, वो आपको एक इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में कि बॉस देयर इज वन एक्सपेंस ऑफ 20,000 रुपीज विच वॉज मेड इन कैश एंड दिस डेट। इस डेट पर इस पेमेंट को कैश में कर दिया था, एक ही दिन में 20,000 रुपए कैश में कर दिए थे, एंड इट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट अबव। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है आपका 10 लाख रुपए का, इसमें से 20,000 रुपए डिडक्ट कर चुका है। ये जो प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, इसमें से 20,000 रुपए डिडक्ट हो चुके हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आपको निकालना क्या है। सर ये प्रॉफिट तो दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है दोस्त, आपको प्रॉफिट निकालना है, सॉरी आपको निकालनी है, आपको निकालना है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी से पीजीबीपी की इनकम निकालनी है। तो सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें और इसमें ये डिफरेंस होगा कि ये जैसे 20,000 की बात करते हैं, अभी 20,000 इसे इसे हम ना 1 लाख ले लेते हैं दोस्त। ठीक है, 1 लाख ले, अभी 1 लाख जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तब आपने इस 20,000 को माइनस कर दिया। इनकम टैक्स बोलता है नहीं होना था, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लाख लिख सकता हूँ, नो, ये गलत हो जाएगा, ये इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाख था, यहाँ पर 1 लाख रुपीस था, बट नाउ दिस एक्सपेंस हैज बीन डिडक्टेड बाय मी। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, दिस एक्सपेंस हैज बीन डिडक्टेड बाय मी बट इनकम टैक्स हैज नॉट अलाउड दिस एक्सपेंस। तो मैंने, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने डिडक्ट कर दिया, इनकम टैक्स ने बोला मना कर दिया, नहीं करना था डिडक्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं भाई,
अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार जो काम कर दिया वो फिर हम चेंज नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स अगर मना कर रहा है कि आपने गलती कर दी, ये एक्सपेंस मेरे हिसाब से आपको डिडक्ट नहीं करना था, तुम कहेंगे कोई बात नहीं, एड बैक कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं। तो अब देखिए 1.2 लाख रुपीस आ गया प्रॉफिट इनकम फ्रॉम पीपीपी। तो ऐसे आपको सॉम को सॉल्व करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के जो चेंजेस हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हर सेंटेंस जो यहां पर लिखा जाए उसका कोई इफेक्ट आए ही आए। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं जैसे लिख दूं, इन एक्सपेंस ऑफ 20,000 इन वन डे वॉज इनकर्ड और वॉज मेड इन कैश बट इट वॉज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट अबव। मतलब जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब उसे माइनस ही नहीं किया, और इनकम टैक्स बोलता भी है करना भी नहीं चाहिए, तो मैं दोबारा से थोड़ी ना एड बैक कर दूंगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। अगर कोई गलती हुई है उसे करेक्ट करना है, सीधी सी बात है। अगर कोई गलती नहीं हुई, इनकम टैक्स के हिसाब से ही निकाला हुआ प्रॉफिट है, तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। तो आइए, ये कैसे आएगा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट आपको दिया। अब एड लेस ये सब फॉर्मूला वार्मूला छोड़ो दोस्त, मुझे एक बात बताओ, मैं तो आपसे सीधी बात करता हूं, नेट वो सॉरी क्या, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट यहां आ गया। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे, मैं तो लिख रहा हूं ऐड बैक, ऐड करना है माइनस करना है वो आप बताओगे मुझे। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो हमने डिडक्ट कर दिए हैं बट नॉट अलाउड बाय इनकम टैक्स। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हमने माइनस कर दिए हैं ऑलरेडी पीएनएल में, लेकिन इनकम टैक्स उनको माइनस करना अलाउ नहीं करता। तो मैं इसको प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं, इनकम टैक्स बोल रहा है नहीं कि तुमने गलत कर दिया, मैं क्या करूंगा ऐसे, आप खुद सोच के बताओ। कुछ याद नहीं करना, समझना है बस। लॉजिक जहां आ जाता है, याद करने की टेंशन ही खत्म हो जाती है। और लॉजिक जहां पर नहीं आ पाया उसको रटते रहना, रटते रहना। लोड जितना कम लोगे अपने दिमाग पे उतना अच्छा है। किसी के लिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, किसी के लिए 8 सब्जेक्ट्स हैं। Do not take too much load on your brain. Don't try to learn everything. रटो मत, समझो। तो बताइए, आप कोई ऑलरेडी एक्सपेंस माइनस कर चुके हैं, इनकम टैक्स बोल रहे हैं नहीं माइनस करना था, क्या करेंगे सर, एड बैक कर देंगे, लो। ठीक है, चलिए जैसे कि ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे कि 20,000 का कैश पेमेंट एक ही दिन में, ठीक है ना, एग्जाम्पल। अब एक बार बताइए, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हमने डिडक्ट नहीं किए बट इनकम टैक्स बोल रहा है उसको डिडक्ट करना चाहिए था। सर ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, समझे। 3580 मतलब, सर एक एसेट खरीदा था आपने 10 लाख रुपए का, उसको 10 साल में डेप्रिशिएट होना था, 1-1 लाख रुपए पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन आना था। तो पहले साल आप अपने अकाउंट्स में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे पहले साल अपने अकाउंट में। लेकिन, और आपने सही भी किया, आपने कुछ गलती नहीं की इसमें, लेकिन इनकम टैक्स ने एक इंसेंटिव दे दिया आपको। इनकम टैक्स ने बोला कि पूरा का पूरा 10 लाख पहले साल में ही चार्ज कर दो, पूरा का पूरा 10 लाख पहले साल में ही चार्ज कर दो, डिडक्ट कर दो। तो क्या आपने आपने कितना डिडक्ट किया, सर हमने तो 1 लाख डिडक्ट किया। इनकम टैक्स कितना बोल रहा है डिडक्ट करने के लिए, 10 लाख डिडक्ट करने के लिए बोल रहा है। क्या करोगे दोस्त, कितना कम डिडक्शन किया एक तरह से इनकम टैक्स के हिसाब से, आपने 9 लाख कम डिडक्ट किया सर, तो क्या करोगे, कर दो। एक्सपेंस नॉट डिडक्टेड बाय अस, ऐसा एक्सपेंस जो हमने डिडक्ट नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स हमें अलाउ कर रहा है और हमें बोल रहा है डिडक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 35, तो लेस कर दिया, कर देंगे सर, आप कह रहे हो तो कर देंगे।
कुछ इनकम आपने ऐड कर दी थी, बट इनकम टैक्स के हिसाब से दे आर नॉट पीजीबीपी इनकम, मतलब ऐड नहीं होनी थी। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो आपने ऐड कर दी, जैसे मान लीजिए अदर सोर्सेज का कोई इंटरेस्ट है, एफडी पे इंटरेस्ट मिला, वो आपने अपने पीएनएल में डाल दिया, गलती हो गई आपसे, आपने डाल दिया, तो क्या वो भी हम पीजीबीपी में टैक्स कर लें? इनकम टैक्स उसे कहेगा कि हाँ इस पे भी टैक्स लगा देते हैं पीजीबीपी में? नहीं। तो इनकम एडेड बाय अस, इनकम जो हमने ऐड कर ली, लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है कि उसे ऐड नहीं करना था, क्या हो गया सर? माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कुछ इनकम ऐसी थी जो हमने ऐड नहीं की, इनकम नॉट एडेड बाय अस बट had to be added by इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से उस इनकम को ऐड करना चाहिए था, आपने नहीं की। आपने इनकम ऐड नहीं किया, आपने इनकम ऐड नहीं किया, आपने इनकम ऐड नहीं की, और इनकम टैक्स के हिसाब से उसे ऐड कर देना चाहिए था। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, कर दो ना ऐड। और मजे की बात बताऊं आपको, ये लीजिए सर, योर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी इज हियर। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे इतना तो सिंपल है रे, कितना तो सिंपल है बाबू, देखो ना, या तो इनकम होती है या फिर एक्सपेंस होता है बाबू शायद, दो ही चीजें होती हैं पीजीबीपी में, दो साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट, या तो इनकम या फिर एक्सपेंस। तो वो कह रहे हैं दो मैंने एक्सपेंस उठा लिए, दो मैंने इनकम के साइड उठा लिए। कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जो मैंने कर दिए, आपने मना किया था, एड बैक कर देता हूँ। कुछ ऐसे एक्सपेंस थे मैंने माइनस नहीं किए, लेकिन आप कह रहे हो कर दो माइनस, तो कर देता हूँ। कुछ ऐसी इनकम थी जो मैंने ऐड कर दिया, आप कह रहे हो ये इनकम ही नहीं है, हटा देता हूँ। कुछ ऐसी इनकम है जो मैंने ऐड नहीं की, लेकिन आप कह रहे हो ऐड करो करो करो, कर देता हूं। तो आपकी बेसिकली करा क्या, इनकम टैक्स की सारी बातें मान ली, इनकम टैक्स जो कह रहा है उसकी सारी बातें मान ली, तो हमारा प्रॉफिट हमारे हिसाब से जो था वो कन्वर्ट होके इनकम टैक्स के हिसाब से आ गया। क्या करूं, ऐसे ही। अब ये इसको यहाँ पे फैंसी तरीके से कलरफुल चार्ट बना के लिख दिया, बात तो वही है बेटा। आइए क्या कह रहे हैं, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल, मतलब माइनस कर दिए, बट नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने मना करा था माइनस नहीं करना, माइनस नहीं करना, माइनस, अरे कर दिए, माइनस नहीं करना, माइनस नहीं करना, इनकम टैक्स मना कर रहा है, तो ऐड कर दो ना यार, कर दो। अलाउेबल एक्सपेंसेस अंडर पीजीबीपी, पीजीबीपी अलाउ कर रहा है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट अलाउ कर रहा है, बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, लेकिन आपने माइनस ही नहीं किए। अरे आप मतलब शुभ काम में देरी कैसी, आप कह रहे हो एक्सपेंसेस हम अलाउ कर रहे हैं और हमने माइनस नहीं की, करिए सर, अभी करिए, बिल्कुल कीजिए, मना ही थोड़ी ना है। कुछ इनकम ऐसी हैं जो हमने क्रेडिट नहीं की पीजीबीपी में, मतलब हमने ऐड नहीं की इनकम, लेकिन नॉट क्रेडिटेड, हाँ, कुछ इनकम ऐसी हैं जो पीजीबीपी में क्रेडिट नहीं होती, मतलब पीजीबीपी के हिसाब से वो इनकम नहीं है, जैसे एफडी का इंटरेस्ट, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने उसे पीएनएल जब बनाया तब उसे क्रेडिट कर दिया, मतलब इनकम को ऐड कर दिया। कह रहे नहीं करना था, नहीं करना था, नहीं करना था, मत करो यार, माइनस कर। फिर इनकम नॉट क्रेडिटेड टू पीएल, हमने क्रेडिट नहीं की पीएनएल में, लेकिन वो कह रहा है टैक्स लगना चाहिए उस पर पीजीबीपी में, तो लगा लो ना यार, ऐड कर देते हैं, लगा लो, तो आ गई इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। बस क्वेश्चंस में यही करना है आपको, ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तब एक चीज बताई थी, दैट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट ऑल इनकम्स आर देयर व्हिच विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर हेड, then we'll
talk about what all expenses will be allowed as deduction under this head. So income part we have already covered, which was the charging section of PGBP section 28. ये सारी incomes बनती हैं. अब हम सेकेंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं विच इज एक्सपेंसेस. और मैंने आपको बताया था 70% यही है, 70 का 80%, 80 का 90% यही है, 90 का 99% यही है. ठीक है, तो अब हम एक्सपेंसेस करने जा रहे हैं. तो एक एक करके हम एक्सपेंसेस स्टार्ट करेंगे. लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक. यू कैन ऑल्सो टेक अ ब्रेक इफ यू वांट. So let us continue with the deductions. So deductions will be covered from section 30 to 37. We are one by one going to go through those deductions. First of all, section 30. We'll take up section 30. It talks about, तो ये सारे expenses होंगे. Admissible deductions मतलब जो expenses allowed है आपको करने के लिए, मतलब जो अलाउड. देखिए अलाउड तो ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं एक्सपेंस, आपको कोई रोकेगा नहीं. बात यहाँ पे सिर्फ इतनी हो रही है कि जब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ये वाला सेक्शन देखा जाएगा, ये अलाउ कर रहा है क्या किसी को या नहीं कर रहा, इस टाइप से. ठीक है ना. तो आइए सबसे पहले रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स. बेसिकली मैं आपको अगर बोलूं तो ये बिल्डिंग्स के लिए जो एक्सपेंसेस है उसकी बात कर रहे हैं. तो बिल्डिंग में क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं सर? बिल्डिंग का अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, या फिर कोई टैक्सेस अगर आपने पे कर दिए, या फिर आपने कुछ रिपेयर करा दी बिल्डिंग में, या फिर आपने मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा दे दिया, या फिर आपने इंश्योरेंस कराया, तो यही सारे एक्सपेंसेस होते हैं. इसके अलावा तो कुछ एक्सपेंसेस होते नहीं है. तो ये देखिए इन्होंने सारे एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए. बट वील जस्ट गो थ्रू ये सेक्शन 30, 31, 32. आप ऐसा मत समझना कि ये बहुत ज्यादा ही कुछ ड्रास्टिक सेक्शन है. 30 और 31 नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल चीजों के बारे में बात की गई है. क्या आपको लगता है बिल्डिंग के केस में अगर मैं रिपेयर करा रहा हूँ बिल्डिंग में, बिल्डिंग से मेरी कोई इनकम आ रही है पीजीबीपी की, और मैं बिल्डिंग में रिपेयर, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, ठीक है, अब उसमें मैं रिपेयर करा लिया थोड़ा, तो क्या वो एक्सपेंस मुझे अलाउ होगा या नहीं होगा? 100% होगा सर, क्यों नहीं होगा. ठीक है. अब बिल्डिंग का मैं रेंट अगर दे रहा हूं तो क्या वो एक्सपेंस मुझे बिजनेस में अलाउ होगा? बिल्कुल होगा. मैंने अगर उसके रिलेटिंग कोई टैक्स पे कर दिया तो क्या वो बिजनेस में अलाउ होगा? हाँ होगा. आप याद करो हाउस प्रॉपर्टी के केस में म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करने देते थे. तो यहाँ पर पीजीबीपी के केस में भी कोई भी टैक्सेस अगर आपने पे किए तो वो भी डिडक्ट करने देंगे. और याद करिए कोई क्या ओवरलैपिंग है लॉ में? पीजीबीपी में भी बिल्डिंग आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग आती है. तो याद कीजिए हाउस प्रॉपर्टी में जो बिल्डिंग थी दोस्त, वो उसमें लिखा हुआ था एक्सेप्ट फॉर द बिल्डिंग्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन बाय द असेसी. तो वो एक्सेप्शन था वहां पे, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन में जो बिल्डिंग्स यूज कर रहे हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होती, तो वो यहाँ पर हो रही है टैक्स. ठीक है, वो यहाँ पर टैक्स हो रही है. तो अब अपन बात करते हैं एक एक करके कि क्या बातें कर रहा है. बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ. कई चीजें क्या होता है देखने पे लगती है अरे ये क्या है, ये तो इतना बड़ा है, ये तो इतना सारे पैराग्राफ्स नहीं है. वो इट्स नथिंग, इट्स वेरी कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस. कुछ अलग दिखे तो बताना. सेक्शन 30 अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट. आप मतलब जब इसको रिवाइज वाइज करोगे ना, आप इसको ध्यान भी नहीं दोगे. ट्रस्ट मी, इट इज सो कॉमन. सेक्शन 30 अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट. क्या रेंट अगर मैं पे कर रहा हूँ किसी बिल्डिंग का, मैंने ऑफिस खोला हुआ है, मैंने शॉप ली हुई है, उस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो उसका रेंट पे कर रहा हूँ, तो क्या डिडक्शन अलाउ नहीं करोगे उसका? क्या बात करो, करेंगे ना यार, मेजर एक्सपेंस है. कुछ उसके टैक्सेस वगैरह दिए या इस टाइप के रेट्स एंड टैक्सेस हुए, वो अलाउ करोगे? बिल्कुल करेंगे. रिपेयर्स कराई मैंने थोड़ी बहुत छोटी मोटी, वो अलाउ करेंगे. मैंने उसका इंश्योरेंस कराया, दैट विल ऑल्सो बी अलाउड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन. बिल्डिंग लेकिन आपने किस पर्पस के लिए यूज करी होनी चाहिए? अपने बिजनेस और अपने प्रोफेशन. ठीक है ना. अब सबसे पहले रिपेयर्स की बात करते हैं. अब रिपेयर्स के बारे में कुछ और जानकारी देना चाह रहा है वो आपको. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट ही इज ट्राइंग टू गिव यू? अपार्ट फ्रॉम द रेंट, दिस सेक्शन अलाउज डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग. तो ये तो पता है हमें, रिपेयर्स का डिडक्शन भी मिलता है. ऑफ द बिल्डिंग इन केस वेयर द असेसी इज ओनर ऑफ द बिल्डिंग. तो रिपेयर का खर्चा कब मिलेगा? रिपेयर का खर्चा कब मिलेगा? जब आप ओनर हो बिल्डिंग के, वो ये कह रहा है. और मतलब क्या, अगर हम रेंट पे ली हुई है बिल्डिंग, मतलब मैं ओनर हूं बिल्डिंग का, मैंने रिपेयर करा लिया, तो रिपेयर का खर्चा मिलेगा. ठीक है, अलाउ कर देंगे, एक्सपेंस माइनस कर सकता हूं. अगर मैं
मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है और मैंने रिपेयर करा दिया, तो क्या मैं माइनस नहीं कर सकता रिपेयर का खर्चा? अभी तक तो नहीं, आगे देखते हैं। और द असेसी इज अ टेनेंट, फिर वही बात आ गई, अगर मैंने रेंट पे ली हुई है, हु हैज अंडरटेकन टू बेयर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू द प्रेमाइसेस, अब फिर वही बात, अगर मैं टेनेंट हूं तो भी अलाउ कर देंगे। तो अगर मैं ओनर हूं तो भी अलाउ कर रहे हैं रिपेयर का खर्चा, अगर मैं टेनेंट हूं तो भी अलाउ कर रहे हैं, और लॉजिकली दोनों केस में हो जाना चाहिए अलाउ। इसमें क्या नया था बताइए आप मुझे, कॉमन सेंस। लेकिन चूंकि लॉ है हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, कुछ नया आए तो समझ आए, ठीक है ना। इवन इफ द असेसी ऑक्यूपाइज द प्रेमाइसेस अदरवाइज देन एज अ टेनेंट और ओनर, वो कह रहे हैं अगर ओनर है तो अलाउ कर दिया, टेनेंट है तो अलाउ कर दिया, अगर इसके अलावा भी कुछ है और बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, मान लीजिए वो लेसी है, उसने लीज कराया है, रेंट एग्रीमेंट की जगह उसने लीज कराया है, लीज एग्रीमेंट कराया है, तो उस केस में भी क्या होगा, उसे हम एक्सपेंसेस अलाउ कर देंगे, रिपेयर वाले एक्सपेंसेस अलाउ कर देंगे। अलाउड डिडक्शन ऑफ करेंट रिपेयर्स टू द प्रेमाइसेस, बताइए। अच्छा अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड करेंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। कैपिटल नेचर के अगर आपने रिपेयर कराए, कैपिटल नेचर के मतलब क्या होते हैं, जो एसेट की लाइफ को बढ़ा देता है, जो एसेट की लाइफ को बढ़ा देता है। कैपिटल नेचर के रिपेयर कभी भी आप पीएनएल में एक्सपेंसेस में चार्ज करते हो क्या? नहीं, वो तो हम एसेट में जोड़ देते हैं क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है, ठीक है। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा हो कि कैसे पता चलेगा कि कोई एक्सपेंस, जैसे आपने एक मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, और उसमें कुछ रिपेयर करा लिया, उसमें नट बोल्ट लगवा लिया, एक पार्ट उसका खराब हो गया था, वो पार्ट लगवा दिया, तो कभी तो वो जो रिपेयर करा हमने, कभी तो आप कहते हो कि वो रेवेन्यू नेचर का है और कभी आप कहते हो कि वो कैपिटल नेचर का है, तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? तो उन्होंने कहा कि अगर जो आपने रिपेयर कराया है या जो आपने एक्स्ट्रा पार्ट लगाया है उस मशीन में रिपेयर करते टाइम, अगर उस रिप्लेसमेंट से या उस रिपेयर से मशीन की या एसेट की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, तब आप उस एक्सपेंस को कैपिटल नेचर का मानोगे, ना कि रेवेन्यू नेचर। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, अकाउंट्स में पढ़ाते हैं इसे, ठीक है ना। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो करेंट नेचर वाले एक्सपेंस की तरह अलाउ नहीं होते, होंगे नहीं, क्योंकि जब वो तो फिर इनको इनका एक्सपेंस कैसे मिलता है? देखिए, कैपिटल नेचर वाले क्या होते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। मेरा 10 लाख का एसेट था, मैंने उसमें कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कर दिया 2 लाख रुपए का, तो अब मेरा एसेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सिर्फ 12 लाख रुपए। तो क्या एक्सपेंस नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, ये डिप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलता है। पहले 10 लाख पे डिप्रिसिएशन लग रहा था, अब 2 लाख पे 2 लाख पे और लग रहा है। तो इसका खर्चा, ये जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, उसका जो डिडक्शन है वो आपको डेप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। नाउ अदर एक्सपेंसेस लाइक रेट्स एंड टैक्सेस आर अलाउड। कुछ और एक्सपेंसेस भी हैं जो रेट्स एंड टैक्सेस जैसे, वो भी अलाउड होते हैं। वो कौन से भी है? डिडक्शंस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सारे अलाउड होते हैं भैया, सारे अलाउड होते हैं, ठीक है यार। चलो आगे चलो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इन चीजों पे, सिंपल सी नॉर्मल सी चीजें, ठीक है। अब उन्होंने एक सिचुएशन क्या दिया आपको, उन्होंने बोला प्रीमाइसेस यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेस। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली, 2000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है वो, 2000 स्क्वायर, ये ऐसे मान लो आप, ये मैंने एक फ्लोर रेंट पे लिया। सर इतना 70% तो मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, और 30% जो है इस फ्लोर का, वो मैं लेटेस्ट से रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। मैंने इसको टोटल रेंट पे लिया हुआ है 1 लाख रुपए। अब आप एक बात बताइए, बिजनेस में रेंट कितना खर्चा डालूं, बिजनेस में रेंट का कितना खर्चा डालूं, आप मुझे बता दो। सर 1 लाख डाल दें, बताइए, आपका मन बोल रहा है 1 लाख डालने का? नहीं सर, 70,000। वाई? बिकॉज ओनली 70% ऑफ द फ्लोर इज बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस, तो उतना ही तो खर्चा डालोगे। तो उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रोपोर्शनेट रेंट एंड एक्सपेंस अलाउड इन द बिजनेस, बात खत्म हो। अब मैं मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देता हूँ 10,000 रुपए पर मंथ इस फ्लोर की सिक्योरिटी के लिए, तो मैं बिजनेस में कितना एक्सपेंस डालूंगा सिक्योरिटी का? ऐसा ही नहीं है सिर्फ रेंट को प्रोपोर्शन करोगे, सारे एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। मैं 7,000 डालूंगा सर, ठीक है ना।
अच्छा, क्वेश्चन में दिया होगा कि ये सिक्योरिटी गार्ड पूरी बिल्डिंग की देखभाल कर रहा है या फिर इट इज ओनली फॉर द बिजनेस प्रेमाइसेस, ये दिया होगा क्वेश्चन। तो एकदम डिफॉल्ट नहीं मानना, वो क्वेश्चन में जैसा हो उस हिसाब से अपने को काम करना है। चलिए, प्रेमाइसेस सबलेट। अब ये देखिए, इसी सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैंने पूरा का पूरा हॉल लिया, ये मैंने अपने बिजनेस के लिए यूज किया और 30% मैंने सबलेट कर दिया। जैसे मैं रेजिडेंशियल के लिए यूज कर रहा था, अब मैंने इसे सबलेट कर दिया, मतलब किसी और को लेट आउट कर दिया। ठीक है ना, मैंने फर्दर किसी और को लेट आउट कर लिया। अब मैं बिजनेस में रेंट का खर्चा कितना डालूंगा, आप बताइए। ऑब्वियसली 7,000, वो 70,000 ओनली। वही अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए रेंट है, तो मैं बिजनेस में कितना रेंट दिखाऊंगा, 70,000। वही प्रोपोर्शनेट बेसिस का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशन ऑफ प्रेमाइसेस बाय द ओनर बीइंग द ओनर। बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पर इस पॉइंट में। वो कह रहा है वो जो बिल्डिंग जिसपे मेरा काम कर रहा हूँ, मैं बिजनेस और प्रोफेशन चला रहा हूँ जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग का मैं ओनर हूँ सर, ओनर हूँ उस बिल्डिंग का। तो अब एक बात बताओ, मैं अगर ओनर हूँ इस बिल्डिंग का, तो मैं कितना रेंट दिखाऊं, कितना रेंट दिखाऊं अपने पीएनएल में, बताइए, आप सोच के बताइए। जीरो। मैं रेंट पे कर रहा हूँ क्या किसी को, मैं खुद को रेंट पे कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा। मैं ओनर हूँ सर, इस केस में कोई रेंट नहीं दिखाया जाएगा। एक डाउट आता है सर, नोशनल रेंट दिखा देते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट दिखा देते हैं, नहीं सर, नॉट अलाउड। ओनली द एक्सपेंसेस विच यू आर एक्चुअली पेइंग विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड। ऐसे ही कोई ये खर्चा हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे नहीं चलता पीजीबीपी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखेंगे, where the assessee himself is the owner of the premises and occupies them for his business or profession, no notional rent would be allowed under this section। कोई notional rent allow नहीं होगा बॉस, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ पर आपने किसकी बात की थी, बिल्डिंग्स की बात की थी सर। आइए सेक्शन 31 में किसकी बात होगी अब, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। अब ये प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की बात करेगा। ऊपर किसकी बात कर ली, सेक्शन 30 किसके लिए था, बिल्डिंग के लिए। सेक्शन 31 किसके लिए, मशीनरी प्लांट फर्नीचर। ये प्लांट वो पौधे वाले प्लांट नहीं है, ठीक है ना, गुलाब के फूल नहीं है ये प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट है, प्लांट एंड रोजेस वाला प्लांट नहीं, ठीक है। सर कैसी बातें कर रहा हूँ, हमें पता है पहले से, ऐसे आप क्या समझ के रखा हुआ है। चलिए चलिए, सॉरी सॉरी। रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। अब फिर वही बात ऊपर जैसा था वो यहाँ पर है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, सेक्शन 31 अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन करेंट रिपेयर्स। अच्छा, यहाँ भी और ऊपर भी वर्ड दिया गया करेंट रिपेयर्स। तो अगर मैं आपको इस साल बोलूं, ईयर 1920 में बोलूं कि मैंने 10,000 रुपए का खर्चा किया रिपेयर का, डिडक्शन अलाउड है क्या, हाँ अलाउड है। कब किया, अभी किया था, 1920 में ही किया था सर। 17-18 प्रीवियस ईयर में मैंने एक खर्चा किया था 5,000 रुपए का, उसका पेमेंट मैं अब कर रहा हूं, तो वो भी खर्चा मुझे आप अलाउ कर दीजिए। नॉट अलाउड, ओनली करेंट, करेंट रिपेयर्स अलाउड, करेंट रिपेयर्स अलाउड, ठीक है जी।
और क्या क्या मिलेगा सर? इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर इज इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। रिपेयर्स एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन को अलग हटा दिया, रिपेयर में वो नहीं आते, रिपेयर में वो नहीं। मतलब ऐसी भी रिपेयर नहीं ना कि वो रिप्लेस ही कर दिया उस चीज को, ऐसी क्या रिपेयर करा दी, वो रिप्लेस कर दिया, वो कैपिटल नेचर के हो जाते हैं। ये दोनों क्या है सर? कैपिटल नेचर के। ठीक है, तो रिपेयर में रिन्यूअल, रेनोवेशन ये सब आएगा, बट रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे। ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल नेचर में चले। आइए सर अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या? अब क्या मशीनरी का भी इंश्योरेंस कराता है भला कोई? क्या प्लांट और फर्नीचर का भी इंश्योरेंस कराता है कोई? 100% कराते हैं। आपको क्या लगता है इतनी हैवी प्लांट एंड मशीनरी होती है, 10-10, 20-20 करोड़ की, 100-100 करोड़ की प्लांट मशीनरी होती है सर। पूरा बाकायदा हर चीज का, एक एक चीज का इंश्योरेंस होता है। एवरी मशीन हैज गॉट एन इंश्योरेंस। ठीक है, तो डिडक्शन अलाउ होता है क्या? बिल्कुल होता है। जितना प्रीमियम पे करोगे उस साल उसका डिडक्शन अलाउ होगा आपको। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, कुछ कंडीशंस डाल दी, बताइए। द इंश्योरेंस, क्या कंडीशंस डाल दी हैं देखते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है देखते हैं। द इंश्योरेंस मस्ट बी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मशीनरी। तो इंश्योरेंस आपने किस चीज का कराना होना चाहिए कि मशीनरी कहीं डैमेज या डिस्ट्रक्ट ना हो जाए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं, और टाइप के भी इंश्योरेंस होते हैं। तो आपका जो इंश्योरेंस होना चाहिए वो खर्चा तब अलाउ करेंगे जब आपने उसके डैमेज या डिस्ट्रक्शन का इंश्योरेंस लिया हो। ठीक है। द एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय एसएससी फॉर पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ये तो बिजनेस का एक्सपेंस ही तो अलाउ करेंगे। अब वो मशीन बिजनेस में ही तो यूज कर रहा होगा, घर पे मशीन लगी होगी उसका, वॉशिंग मशीन का वो थोड़े ना मिलेगा इंश्योरेंस यहाँ। द प्रीमियम शुड हैव बीन एक्चुअली पेड। देखिए सर ये क्या हो गया, कई, अच्छा आप, एक चीज और बता देता हूं अभी इस बात पर। आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, और जनरली बिजनेस कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करते हैं। रिसीट बेसिस भी करते हैं कुछ ना कुछ, कोई कई बिजनेसेस हैं रिसीट बेसिस पे भी होते हैं, मोस्टली अक्रूवल बेसिस पे होते हैं। ठीक है ना। तो अक्रूवल बेसिस पे क्या होता है, अगर कोई एक्सपेंस है, हमने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया लेकिन वो एक्सपेंस इसी पीरियड का है, जैसे एडवर्टीजमेंट का पेमेंट, वो 1 लाख रुपए पेमेंट है, अभी तक हमने पे नहीं किया लेकिन हमने खर्चा दिखा दिया, और इस खर्चे को हम यहीं दिखाएंगे और इसी साल में खर्चा क्लेम करेंगे। ठीक है ना, ये हम अक्रूवल बेसिस में चलता है हमारा। इनकम टैक्स में वैसे तो सारे एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पे अलाउड हैं। दोबारा सुनना, अगर आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक्सपेंसेस हैं, एक सेक्शन हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये एक्सपेंसेस हम एक्चुअल पेमेंट पे ही अलाउ करेंगे। एक सेक्शन हम पढ़ेंगे उसमें आएगा कि एक लिस्ट दी होगी एक्सपेंसेस की कि ये एक्सपेंसेस हम आपको एक्चुअल पेमेंट होने पर ही अलाउ करेंगे। मतलब अगर आपने अक्रूवल बेसिस पे क्लेम करना चाहा तो हम अलाउ नहीं करेंगे, आप उसका पहले पेमेंट करो। मतलब ऐसा क्यों कर रहा है गवर्नमेंट या टैक्समैन या लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों बनाया पॉइंट? उन्होंने कहा ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसमें आप घपला कर सकते हो, जिसमें आप घपला कर सकते हो, आप फर्जी एक्सपेंस दिखा सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने बोला एक्चुअल क्या करोगे, इस साल बोल दोगे हाँ, आप ड्यू करके दिखा दोगे हाँ मैंने एक्सपेंस कर दूंगा, मैं एक्सपेंस कर दूंगा, पता चला 10 साल तक पेमेंट ही नहीं करा, और डिपार्टमेंट कहां तक ट्रैक करता पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, आपका आ रहा था, ऐसे बहुत होता है देखो, आपका आ रहा था प्रॉफिट बहुत ज्यादा, 10 लाख प्रॉफिट आ रहा था, सब कर लिया आपने, यहाँ पे इनकम आ गई, यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस आ गए, सब आ गए, सारे एक्सपेंसेस आ गए।
10 लाख प्रॉफिट, आपने कहा नहीं यार 10 लाख पे बहुत टैक्स बन जाएगा, मेरे को नहीं देना इतना टैक्स, कम करो कम करो कम करो कम करो। तो हमने कहा कौन सा एक्सपेंस बढ़ाया, उन्होंने कहा एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो। कहता एडवर्टीजमेंट कहाँ से बढ़ा देंगे, वो तो थर्ड पार्टी का है, बिल कहाँ से आएगा, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दो। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, सरकार की इलेक्ट्रिसिटी है, सरकार बिल देती है इलेक्ट्रिसिटी का। कल को अगर आपका ऑडिट हो गया तो उसमें पता चल जाएगा उनको कि आपने फर्जी एक्सपेंस दिया है। मैंने कहा अच्छा ये भी बात सही है, कौन सा एक्सपेंस दिखाएं, डेप्रिसिएशन दिखा दो। अरे डेप्रिसिएशन का तो रेट तो इनकम टैक्स ने दिए हुए हैं, आप ज्यादा दिखा ही नहीं सकते। अरे यार एक काम करो, सैलरी बढ़ा दो। हाँ सैलरी बढ़ा दो, किसी को क्या पता चल रहा है, किसी को क्या पता चल रहा है। सर हमारा जो स्टाफ है वो बता देगा, स्टाफ तो हमारा है ना, स्टाफ तो वही बोलेगा जो हम बोलेंगे बोलने के लिए। अगर स्टाफ से हमने बोला कि कोई पूछे तो बोल देना तुम्हारी सैलरी 5,000 नहीं, तुम्हारी सैलरी 15,000 है, तो स्टाफ तो कह देगा हाँ 15,000। सर पेमेंट आप कितना करोगे उसको, पेमेंट तो हम 5 ही करेंगे सर। तो पेमेंट से ट्रैक हो जाएगा, पेमेंट हम कैश में करेंगे ना बॉस। कोई पूछेगा तो कह देंगे कैश दिया था, कर लो ट्रैक, कर लो ट्रैक। सर एक दिन में आप, हमने हमने अभी तक इतना लॉ तो पढ़ ही लिया है, आपने बार बार हमें बता बता के इतना तो बता ही दिया है कि एक दिन में ना आ, 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 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, तो ये एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। मैंने कहा दोस्त इसको हम ऐसे दिखा देंगे ना कि 15th डे ऑफ द मंथ को इसको हम सैलरी 2 बार में देते हैं, एक तो 15th को देते हैं और एक 30th को देते हैं। तो एक दिन हमने सैलरी से 7.5 दी थी और एक दिन हमने इसे सैलरी 7,500 दी थी, तो दोनों ही कैश में दिए थे और दोनों ही अलाउड हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते, तो स्प्लिट करके दिखा दिए। सर क्या बात है सर। तो ऐसा है कि ये एक्सपेंस ऐसा है कि आप फर्जी तो देखो जितना दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, वो जितना कंट्रोल कर सकते हो उन्होंने इतना कंट्रोल किया। उन्होंने कहा आप सैलरी ड्यू बेसिस पे क्लेम नहीं कर सकते, नहीं तो हर बंदा पता है क्या करता, सैलरी ड्यू दिखाता रहता। हाँ सैलरी 10 लाख की सैलरी ड्यू है, फिर कह रहा है 15 लाख की सैलरी ड्यू है, फिर कह रहा है 18 लाख की सैलरी ड्यू है, और वो ड्यू चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। तो उन्होंने कहा सैलरी विल बी अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट ओनली। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो वन ऑफ दोज पेमेंट विच आर अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर आप ड्राइंग कर लो पहले, एक मिनट बस, बस हो गया बस। द प्रीमियम शुड हैव एक्चुअली बीन पेड। तो वो बोल रहा है कि पेमेंट इज इंपॉर्टेंट, विदाउट पेमेंट ऑन ड्यू बेसिस वी विल नॉट अलाउ इंश्योरेंस टू हैव। ठीक है, एक्सपेंस अलाउ नहीं। चलिए सर नेक्स्ट, करेंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड। वो मैंने आपको बता ही दिया क्यों नहीं अलाउ करते हैं, वो कैपिटल नेचर की वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगी। नोट्स, इसमें नोट्स क्या दिए, एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड इन बिजनेस प्रोफेशन, वी नो दैट यार, एसेट बिजनेस प्रोफेशन में यूज होगा तभी उसके एक्सपेंस अलाउ होंगे। इवन इफ एसेट इज यूज्ड फॉर part of the year, the assessee is entitled to deduct the full amount of expenses on repairs and insurance of charges। दोस्त कभी भी रिपेयर और इंश्योरेंस के चार्ज को प्रोपोर्शनेट इस बेसिस पे नहीं किया जाता कि आपने साल में कितने दिन उस एसेट को यूज किया और कितने दिन उस एसेट को यूज नहीं किया। हमने रिपेयर कराई है सर, वो तो पूरा खर्चा अलाउ होगा, ये नहीं कि आपने तो यार 4 महीने यूज किया तो 4/12 करेंगे खर्चा, ऐसे नहीं होता कभी भी। ठीक है ना, दिस विल बी अलाउड फॉर द एंटायर ईयर। चलिए सर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप भी बोलो एक बार। ऐसा क्या हो गया सर, ये आ गया। ये बड़ा टॉपिक है, ये और ये।
ये तीनों बड़े टॉपिक हैं, ये बहुत ही मेजर चंक है, लेकिन बहुत सिंपल भी है यार, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसमें कुछ इतना ओ माय गॉड वाला नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। इट इज एक्चुअली वेरी इजी। अकाउंट्स की आपकी जितनी नॉलेज है वो काम आएगी यहाँ पर, और उसी को हम थोड़ा मोल्ड कर देंगे टैक्सेशन के उसमें लाने, ठीक है ना। तो अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी एंड एक्चुअल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको अलाउ। डब्ल्यूडीवी क्या होती है, रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, जिसे हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर अगले साल कैरी, ठीक है। एक होता है सर एक्चुअल कॉस्ट, कि एसेट की किस कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, पहले साल किस कॉस्ट पर लगेगा, तो वो एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालनी है उसकी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें अब हम करेंगे इस क्लास में। सो लेट अस स्टार्ट। So now we are going to talk about depreciation, WDV and actual cost. So let me give you a little background and then we'll do the we'll go to the notes. तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, राइट। अब डेप्रिसिएशन की बात तो बाद में होगी। डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं है, एक सिंपल सा रेट होता है जो आपको एसेट की कॉस्ट पर लगाना होता है, उतना आप P&L में ले जाते हैं और एसेट में से माइनस कर देते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन है, हम करते हुए आ रहे हैं, हमने बहुत बार करा भी है अकाउंट्स में, देयर इज नथिंग न्यू। देन व्हाई इज इट बीइंग स्पेसिफिकली टॉट, इसे एक अलग से टॉपिक क्यों बनाया गया, इस पर एक अलग से सेक्शन क्यों है इनकम टैक्स एक्ट में, और ऐसा क्या है इसमें कि इनकम टैक्स के रूल्स अलग से बनाए गए हैं। सो लेट मी टेल यू, पहली बात तो ये कि दिस इज वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस। सेकंड, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इसके रूल्स इनकम टैक्स में डिफरेंट दिए गए हैं। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो रूल्स थोड़े डिफरेंट है। इनकम टैक्स बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है हम एसेट, अच्छा डेप्रिसिएशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एसेट की कॉस्ट चाहिए, फिर आपको डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए, बस दो ही चीजें चाहिए आपको, और तो कुछ चाहिए नहीं, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है एसेट की कॉस्ट हम बताएंगे क्या लेनी है। ज्यादातर वो वही होती है जो आप नॉर्मली अपने बिजनेस में कॉस्ट ऑफ एसेट लेते हैं, वही एसेट की कॉस्ट इनकम टैक्स भी लेता है। कई बार उसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि डेप्रिसिएशन का रेट जो होगा वो भी इनकम टैक्स बताएगा। कहते हैं हम जो रेट बताएंगे उस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड थिंग विच इज देयर इज द मेथड। थर्ड थिंग इज द मेथड। जो डेप्रिसिएशन का मेथड है, आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है WDV विच इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड द अदर वन इज SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो इनकम टैक्स ये भी बताता है कि ये वाला ही मेथड आप यूज करेंगे, इसके अलावा दूसरा मेथड आप यूज नहीं करते, और जो मेथड इनकम टैक्स फॉलो करता है वो है WDV। तो ये तीन चीजें इनकम टैक्स यहाँ पर आपको बताता है। सर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कॉस्ट कुछ और ले सकते हैं, डेप्रिसिएशन का रेट कुछ और लगा सकते हैं, मेथड कुछ और फॉलो कर सकते हैं? यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको जो करना है करिए, उसे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स बोलता है जब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट निकालोगे तब आपको डेप्रिसिएशन इस हिसाब से लेना पड़ेगा जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये तीनों चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपल सी फंडा है भाई, सिंपल सा। अगर मैं चाहूं टैक्स निकालने के लिए डेप्रिसिएशन का मेथड SLM ले लूं, स्ट्रेट लाइन मेथड ले लूं, तो क्या चल सकता है? नॉट अलाउड। आपने बोला कि बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, मैं चाहता हूं कि 25% डेप्रिसिएशन लगा दूं बिल्डिंग पर एक साल में, तो चलेगा क्या? नॉट अलाउड। आपके हिसाब से एक पर्टिकुलर एसेट की ये कॉस्ट होनी चाहिए, मैं कुछ और लेना चाहूं तो ले सकता हूं क्या? नॉट अलाउड। आपको बुक्स में जो करना है कीजिए, लेकिन जब आप इनकम टैक्स के लिए प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तब आपको इस हिसाब से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो एक तो मेजर एक्सपेंस हो गया, वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस हो गया पूरे P&L का।
दूसरी बात, इसके रूल्स मैंने जैसे कि आपको बताया, कॉस्ट मैं बताऊंगा, डेप्रिसिएशन मैं बताऊंगा, मेथड मैं बताऊंगा, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आता है इससे, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बता दिया कि भाई डेप्रिसिएशन बताओ क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया डेप्रिसिएशन के बारे में। अभी एक और चीज के बारे में बात करना बाकी है, ब्लॉक सिस्टम। मैंने आपको बोला था एक पीजीबीपी में आया था हमारे, जब किसी कैपिटल एसेट विच इज बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस, उस पर कैपिटल गेन कब लगता है, दो सिनेरियोज हमने वहां पर बात किए थे। मैंने कहा था ये आपको पीजीबीपी में अच्छे से समझ आ पाएगा, तो वो अब हम करेंगे। लेकिन पहले आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा। सर ब्लॉक कुछ नहीं होता, इट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, बहुत इजी है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं। आपको लगेगा अरे इतना ज्यादा हाइप बना दिया था आपने, इतना हाइप बना दिया था, ये तो कुछ है ही नहीं, दिस इज नथिंग। ठीक है, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स। नाउ हाउ डू यू ग्रुप द एसेट्स? आप एसेट्स को ग्रुप कैसे करोगे? अब आपको पता है सर, अलग अलग कैटेगरी होती है एसेट की। अब जैसे कि कैटेगरी मतलब, सर बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक कैटेगरी में आएगा, और फर्नीचर है वो एक कैटेगरी में आएगा। तो कैटेगरी ऑफ एसेट्स होती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला सेम नेचर के एसेट्स एक ब्लॉक में जाते हैं, सेम नेचर या सेम कैटेगरी के एसेट्स एक ब्लॉक में जाएंगे। तो ब्लॉक बनाना कैसे, हम ये सीख रहे हैं कि ब्लॉक कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सोफा है, 5 चेयर्स हैं, 3 टेबल्स हैं, एक बिल्डिंग है, ये सारे मैं एसेट्स लिस्ट कर रहा हूं। एक बिल्डिंग है, 4 एसी लगे हुए हैं सर, स्टॉक है, और क्या क्या है, 2 कंप्यूटर्स आर देयर। नाउ सर categorize these into, put them into some categories। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ 4 कैटेगरीज या 4 हेड्स क्या होते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए ब्लॉक कैसे बनते हैं, ब्लॉक्स के हेड। एक तो सर होता है बिल्डिंग का हेड, एक होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर, एक होता है आपका प्लांट एंड मशीनरी, यहां पर बिल्डिंग की जगह लैंड एंड बिल्डिंग कर रहा हूं मैं। एक होता है आपका कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज। ठीक है, ये चारों हेड्स होते हैं आपके। अब आप इनको, ये जो मैंने एसेट्स लिस्ट ऑफ एसेट्स दिया, आप इनको इस कैटेगरी 1 2 3 एंड 4 में आपको पुट करना है। तो करिए सर, आइए सबसे पहले हम यहाँ से डिडक्ट करते जाएंगे। सोफा, सोफा कहाँ आएगा सर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। चेयर्स कहाँ पर आएंगी, टेबल्स कहाँ पर आएंगी, चेयर्स यहाँ पर आ गए, टेबल्स यहाँ पर आ गए। कंप्यूटर्स, बिल्डिंग, 4 एसीज, एसीज कहाँ पर आएंगे सर, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और किसी में जा सकते हैं क्या, प्लांट फर्नीचर फिक्सचर में तो आएगा नहीं एसी। और स्टॉक कहाँ पर जाएगा, स्टॉक कहाँ पर जाएगा, स्टॉक कहाँ पर जाएगा सर, स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, उसका एक अलग हेड होता है। वो स्टॉक क्या डेप्रिशिएट होता है क्या, स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इट इज नॉट इवन अ डेप्रिशिएबल एसेट, इट इज नॉट इवन अ डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता स्टॉक। ठीक है ना, स्टॉक इज नॉट अ डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएट नहीं होता, आप डेप्रिसिएशन थोड़े ना दे जाते हो स्टॉक की। तो ये कैटेगरी हो गई, एसेट्स की कैटेगरी बना ली हमने। ठीक है, अब क्या सिर्फ सेम नेचर और सेम कैटेगरी के एसेट एक ब्लॉक में डाल देंगे तो बात खत्म हो जाएगी क्या? क्या यही एक क्राइटेरिया है आपका कि सेम नेचर के एसेट्स? वो बोलते हैं एक और क्राइटेरिया भी है कि सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए।
मतलब सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए। मतलब ये दोस्त कि प्लांट एंड मशीनरी है जिस पर इनकम टैक्स ने, कुछ प्लांट एंड मशीनरी ऐसी है जिस पर इनकम टैक्स ने बोला हुआ है 10% रेट है डेप्रिसिएशन का। एक प्लांट एंड मशीनरी ऐसी है जिस पर 15% रेट है डेप्रिसिएशन का। क्या मैं इन दोनों प्लांट एंड मशीनरी को एक ही ब्लॉक में डाल सकता हूं? क्यों सर? नेचर तो सेम है, कैटेगरी तो एसेट की सेम है, लेकिन रेट डिफरेंस में आ गया, रेट डिफरेंस। सर केस बी लेते हैं। एक है सर प्लांट एंड मशीनरी 10% वाली, और दूसरी है सर फर्नीचर एंड फिक्सचर, वो भी 10% वाला है सर। क्या इन दोनों को मैं एक कैटेगरी में लूं? अब तो सर रेट सेम हो गया, एक कैटेगरी में एक ब्लॉक में आ सकती हैं ये दोनों चीजें। क्यों? क्यों नहीं आई? क्योंकि नेचर अलग है, नेचर इज डिफरेंट। यहां पर रेट अलग थे, यहां पर नेचर अलग है, कैटेगरी ही अलग है एसेट्स की। थर्ड सिनेरियो क्या होगा बॉस? प्लांट एंड मशीनरी है 15% वाली, प्लांट एंड मशीनरी ही है 15% वाली। क्या मैं इन दोनों को एक ब्लॉक में डाल सकता हूं? तो सर ऐसे बनते हैं ब्लॉक, ऐसे बनते हैं ब्लॉक। अब ब्लॉक बनाना आ गया। तो क्या चाहिए सर ब्लॉक बनाने के लिए? नेचर भी सेम चाहिए और रेट भी सेम चाहिए। जब दोनों चीजें जाके सेम होंगी तभी जाके ब्लॉक बन पाएगा ऐसे। तो क्या सर ए केस में, ए वाले केस में ब्लॉक नहीं बनेंगे एसेट्स के? बनेंगे दोस्त, बनेंगे। मेरा मतलब कहने का ये था इन दोनों का एक ब्लॉक नहीं बनेगा। अब इस केस में कैसे होगा? दो ब्लॉक बनेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का 10% वाला एक ब्लॉक बनेगा, उसमें ये वाला एसेट चला जाएगा। और एक प्लांट एंड मशीनरी का दूसरा ब्लॉक बनेगा 15% वाला, उसमें ये एसेट चला जाएगा। यहां पर भी दो ब्लॉक बनेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का 10% वाला बनेगा जिसमें ये वाला एसेट चला जाएगा। एक ब्लॉक बनेगा फर्नीचर एंड फिक्सचर के 10% रेट वाला, उसमें ये वाला एसेट चला जाएगा। इस केस में क्या होगा? इस केस में एक ही ब्लॉक बनेगा 15% वाला, ये एसेट भी यहां जाएगा, ये एसेट भी। ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या इन दोनों का एक ब्लॉक बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या इसका ब्लॉक ही नहीं बनेगा? बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे। तो अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ब्लॉक का सिस्टम। तो इट्स इजी यार, नेचर सेम और रेट सेम, तब जाके उनका एक ब्लॉक बन जाता है। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया दोस्त कि अब जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ब्लॉक का एक और सिस्टम बताता हूँ सर। ब्लॉक बनता कैसे? मैंने सपोज कीजिए मेरे पास जीरो एसेट्स हैं, जीरो एसेट्स हैं, ठीक है। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। सर उस पर कितना परसेंट रेट लग रहा है? 10% लग रहा है। मैंने एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया, एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया प्लांट एंड मशीनरी वाला 10% वाला। ये एसेट इसमें चला गया, ब्लॉक नंबर 1। कुछ दिनों बाद मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी और खरीद ली 15% वाली। अब मेरे पास दो ब्लॉक हो गए, प्लांट एंड मशीनरी 10% वाला एक ब्लॉक हो गया। तो सर क्या एक ब्लॉक से भी, वो एक एसेट से भी एक ब्लॉक बन जाता है? हाँ बन जाता है। इंडिविजुअल एसेट क्यों ना हो, एक एसेट क्यों ना हो, तब भी वो एक ब्लॉक में जाएगा। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली। सर अब मैंने एक फर्नीचर फिक्सचर खरीद लिया 10% वाला, तो क्या इसे मैं इस ब्लॉक में ऐड कर दूं? नहीं, अभी तो हमने सीखा। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 ऑलरेडी बन चुका है। अब ब्लॉक 3 बन रहा है। ब्लॉक 3 में क्या है सर? फर्नीचर एंड फिक्सचर है 10% वाला। सर मैंने 3 फर्नीचर फिक्सचर और खरीद लिए,
मैंने 3 फर्नीचर और फिक्सचर और खरीद लिए 10% वाले। अब बताइए, ब्लॉक 1 वैसा का वैसा, ब्लॉक 2 वैसा का वैसा, ब्लॉक जो 3 था मेरा उसमें मैं ये 3 ऐड कर दूंगा सर, ये तीनों मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ब्लॉक 3 में अब कितने एसेट हो गए? एक फर्नीचर फिक्सचर पहले वाला, 3 फर्नीचर फिक्सचर अभी वाले, तो टोटल इसमें 4 फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गए। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक बार जब ब्लॉक में एसेट चला जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। अब मान लीजिए इस ब्लॉक 3 पे मुझे उस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो मैं ये देखूंगा ब्लॉक 3 की वैल्यू कितनी है। मान लेते हैं ब्लॉक 3 की वैल्यू 10 लाख रुपए है और ये कितने वाले हैं? 10% वाले हैं, तो इंटू 10% करूंगा मैं और मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। 10 लाख पे 10% कितना होता है सर? 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आ गया। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि पहले वाले फर्नीचर फिक्सचर पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, दूसरे वाले पे कितना लगा, तीसरे वाले पे कितना लगा और चौथे वाले पे कितना लगा। ये कोई मुझसे नहीं पूछेगा, ना मैं इसको सेग्रीगेट करूंगा, मैं इसे सेग्रीगेट नहीं करूंगा। मेरे पास इसकी वैल्यू है कि 10 लाख में से ये 2 लाख का था, ये 3 लाख का था, ये 5 लाख का था, सॉरी 4 लाख का था, ये 1 लाख का था। मैं चाहता हूं तो कर सकता हूं, बट मैं नहीं करूंगा ये चीज। मैं तो पूरे ब्लॉक की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, पूरे ब्लॉक पे कितना डेप्रिसिएशन आया ये कैलकुलेट करूंगा। मैं इंडिविजुअल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अब नहीं करूंगा। मैं एक बात जो बोल रहा हूं उसको फिर से सुन लो, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक बार एसेट ब्लॉक में चला गया तो उसके बाद एसेट अपनी आइडेंटिटी खो देता है, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रह जाती है, वो होती है ब्लॉक। चक दे इंडिया मूवी देखी है आपने? देखी है या नहीं देखी? उसमें एक सीन आता है जहाँ शाहरुख खान बोलता है कि आप किस टीम से हैं, आप किस टीम से हैं, तो कोई बोलता है कोई राजस्थान, कोई बोलता है मैं पंजाब, कोई बोलता है कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं सर। तो शाहरुख खान क्या बोलता है? शाहरुख खान कहता है मुझे सुनाई नहीं देते, मुझे स्टेट्स के नाम सुनाई नहीं देते, मुझे बस एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। तो ऐसे ही आज के बाद आप एसेट के नाम नहीं लेंगे सर, आप भूल जाइए एसेट। बताइए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अब क्या बचेगा? ब्लॉक। सिर्फ क्या बचेगा सर? ब्लॉक। ठीक है, तो एसेट की आइडेंटिटी खत्म हो गई, तो एसेट की आइडेंटिटी की अब जरूरत भी क्या है? मुझे एक बात बताओ। देखो अब सुनो क्या होगा। ये ब्लॉक पुराना चलता आ रहा है, ठीक है, ब्लॉक की वैल्यू 10 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ परचेज किया, एक और एसेट परचेज किया, बताओ कितने का किया? सब परचेज किया 2 लाख रुपए का, ठीक है। ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 12 लाख हो गई। चलने दो, क्या दिक्कत है। और डेप्रिसिएशन इस पे लगाना है ना, तो 12 लाख की एसेट जुड़ तो गया इसमें, तो डेप्रिसिएशन इस पे भी लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। आपका काम इजी कर दिया। सर व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेल? नेक्स्ट ईयर पता चला, नेक्स्ट ईयर हमने इसमें से एक एसेट सेल कर दिया। अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज का समझ आ गया, 10 लाख वैल्यू थी ब्लॉक की। ओपनिंग हर साल चेंज होती रहती है ना सर, हर साल चेंज क्यों? दोस्त डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? ब्लॉक 1 था, वो 10 लाख का था, 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो पहले साल ओपनिंग कितनी थी इसकी? 10 लाख। इस साल कितना डेप्रिसिएशन लग गया 10% से? 1 लाख रुपए। अब अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी रह जाएगी? 9 लाख रुपए। फिर डेप्रिसिएशन लग जाएगा सर, कितना? 10%, 90,000 का। अब वैल्यू कितनी रह जाएगी ब्लॉक की? 8.1 लाख रुपीस। तो ऐसे हर साल चेंज होती रहती है ना, डेप्रिसिएशन तो हर साल लगता ही रहता है डब्ल्यूडीवी मेथड। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ली, ऐड कर दिया परचेज को, जितनी भी परचेज हुई है, 2 3 4 जितनी भी परचेज हुई है आपके ऐड कर सकते हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ब्लॉक में परचेजेस ऐड होती जाएंगी होती जाएंगी। अब बात आती है सेल की। अब जब सेल होती है तो क्या होता है? अब आप पता है क्या बोलेंगे? अब मैं बता रहा हूं आप क्या बोलेंगे।
अब मैं एक सिनेरियो देता हूं आपको। आपका ये ब्लॉक है सर, इसमें फर्नीचर फिक्सचर का ही ब्लॉक है, ठीक है। इसमें फर्नीचर 1 है, फर्नीचर 2 है, फर्नीचर 3। ये 10 लाख का है, ये 12 लाख का है और ये 13 लाख का है। टोटल मिला के कितने हो गए? 35 लाख रुपीज। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको बोल रहा हूं, आपने पहले साल, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान अगर नहीं हो तो ध्यान लगा लो यहाँ पर। इस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मैं इजी के लिए कह रहा हूँ, इजी ले लेते हैं थोड़ा, 10%, पहले साल की बात कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉक कितने का हो गया सर? ब्लॉक कितने का हो गया? B1 जो था 35 लाख रुपीज का, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 10%, मतलब 3.5 लाख रुपीज माइनस कर दिए। तो 3.5 माइनस करने के बाद कितने हो जाएंगे? 31.5 लाख रुपीज। ठीक है, अगले साल बात करते हैं, अगले साल क्या हुआ। अगले साल जो क्लोजिंग थी वही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगी, इसकी ओपनिंग WDV। अब इस साल क्या किया दोस्त, आपने एक एसेट सेल कर दिया। क्या पूरा ब्लॉक सेल कर दिया? नो, एक एसेट सेल कर दिया। अब आप मुझसे पूछोगे सर कौन सा एसेट सेल करा, मैं बता देता हूं आपको। फर्नीचर 1 सेल कर दिया। सर कितने में सेल करा? कितने में सेल करा? कितने में सेल करा? 4 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर डेप्रिसिएशन को एक बार इग्नोर कर दो, इस साल के डेप्रिसिएशन को एक बार इग्नोर कर दो, ध्यान से सुनना। इस साल को समझ लो डेप्रिसिएशन नहीं है। मुझे ये बताइए इस ब्लॉक में कितनी वैल्यू आएगी? कितनी वैल्यू लिखूं इस ब्लॉक की? क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ उस एसेट की सेल परचेज पर? बताइए, सेल पर क्या हुआ? आप हो सकता है मुझसे बोलें, आप हो सकता है मुझसे बोलें, सर ये एसेट आपने 4 लाख रुपए का बेचा, ये हमने खरीदा तो 10 लाख का था, तो 6 लाख का नुकसान हो गया इस पे। ठीक है, कोई ऐसा बोल सकता है। कोई बोलेगा सर ये एसेट 10 लाख का था, इस पे 10% डेप्रिसिएशन भी तो लग गया, तो 10 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगा, मतलब 9 लाख का हो गया। 9 लाख की यहाँ पर उसकी ओपनिंग WDV होगी। 9 लाख में के एसेट को हमने 4 लाख का बेच दिया, तो हमें 5 लाख का नुकसान हुआ है सर। ठीक है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अभी तक जितनी नॉलेज है हमारी अकाउंट्स की, इसकी उसकी सारी नॉलेज के बेस पर हम ये आंसर देंगे, इधर 1 और 2। दोनों गलत है, दोनों गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो आपने आज तक पढ़ा है वो गलत है, मैं ये बता रहा हूं कि इनकम टैक्स कुछ और मेथड फॉलो करने के लिए बोलता है। आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ दोस कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग, दे आर completely right. What you thought was completely right, but income tax is following a different method. That is what I am trying to explain to you. Income tax is following a different method. ठीक है, तो हमें वो समझना है कि ये कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो अब आप बताइए, मैंने एक बात आपको यहां बोली थी, चक दे इंडिया। अब हम चक दे इंडिया से याद करेंगे इसे। मैंने आपको चक दे इंडिया बोला था, मतलब अगर आप चक दे इंडिया को याद रखते तो आपका आंसर सही आ जाता। मैंने क्या बोला, एसेट्स की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, देयर इज नो एसेट, देयर इज नो F1, देयर इज नो F1, F1 है ही नहीं, F1 गायब हो चुका है, F1 खो चुका है। F1 ये ब्लॉक है ना, ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल पता है किसी को? नालायकों, ब्लैक होल पता है क्या होता है? हमारे यूनिवर्स में एक ब्लैक होल है, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो डिसअपियर हो जाता है।
साइंटिस्ट लगे हुए हैं इतने टाइम से, इतने सालों से, लेकिन उसकी कोई रिसर्च या उस पर कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ब्लैक होल है, ठीक है, ये हमारे टैक्सेशन का ब्लैक होल है। यहाँ पर कोई भी एसेट जाता है तो फिर बाहर ही नहीं आता भाई साहब, खो जाता है अंदर। तो अब F1 कितने में, आप ये 6 लाख का लॉस, 5 लाख का लॉस कैसे कैलकुलेट कर पाए थे? 6 और 5 का लॉस जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर पाए थे? आप ऐसे ही तो कर पाए थे ना। आपने ये देखा कि F1 कितने का खरीदा था, फिर F1 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, फिर F1 की WDV क्या आई होगी, तो F1 कितने में बेचा, सब भूल जाओ। ये पता ही नहीं है आपको कि F1 कितने में खरीदा, ये पता ही नहीं है आपको कि F1 में कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये पता ही नहीं है आपको कि F1 की ओपनिंग WDV क्या थी। तो सर हमें पता क्या है? आपको सिर्फ ये पता है 4 लाख का एक एसेट बेच दिया इस ब्लॉक में से। तो सर हम क्या करें? सिर्फ चुपचाप से बता दो सर, आपके पास कितनी वैल्यू है एसेट ब्लॉक की? 31.5 लाख रुपीस की वैल्यू है आपके पास। 4 लाख रुपए का एसेट बेच दिए, माइनस 4 लाख कर दो। क्या बात कर रहे हो सर जी? ब्लॉक में से माइनस कर दो। ब्लॉक था ना, उसमें से एक 4 लाख की चीज चली गई। ब्लॉक था ना 4-5 एसेट्स का, 3-4 एसेट्स का, 2 एसेट्स का, ब्लॉक में से एक एसेट चला गया, एक एसेट की वैल्यू चली गई, उस एसेट की वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है सर, ये भी बात तो ठीक लग रही है। और कर भी क्या सकते हो, और कर भी क्या सकते हो, बिकॉज एसेट तो है ही नहीं ना। तो इनकम टैक्स बोलता है इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, अब मेरी बात सुनिए, जो लॉ में लिखा हुआ है वो बता रहा हूं। इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स द वैल्यू और द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द एसेट आर deducted from the value of block of assets। ठीक है सर, तो ये माइनस हो जाएगा, 27.5 लाख will be the value, 27.5 लाख will be the value। अब सर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं, दिस विल बी द ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक 1 अब कितने का है? 27.5 लाख का है। लगा दीजिए इस पे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। What about the depreciation of this year? This year also depreciation will be there, but कितनी वैल्यू पे क्या लगेगी उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन मेरे को आपको अभी क्या समझाना था, मुझे आपको एक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझाना था, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक वर्क्स, और डेप्रिसिएशन हम कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी एक प्रोसीजर और बताऊंगा आपको कि परचेज कैसे ऐड की जाती है, सेल कैसे माइनस की जाती है, डेप्रिसिएशन कब लगाई जाती है। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक डेप्रिसिएशन, दैट दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। ठीक है, दिस इज आई वाज जस्ट मेकिंग यू फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक। ठीक है ना सर? तो आइए अब हम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कहाँ गया? ज्यादा आ गया थे। चलिए सर, we are going to start the concept of depreciation। आइए, now this theory will become very easy। मुझे थोड़ा ओवरव्यू देना था, अब ये सब सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स एंड ब्लॉक ऑफ एसेट्स। एक एसेट भी हो सकता है, उसे भी हम ब्लॉक ही बोलते हैं बेसिकली। ब्लॉक ऑफ एसेट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एसेट फॉलिंग इन अ ग्रुप विद सिमिलर नेचर। एक ऐसा ग्रुप है जहां पर सिमिलर नेचर के एसेट्स आ जाते हैं, एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होता है। एसेट्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग नेचर, एसेट्स का फॉलोइंग नेचर हो सकता है। टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, इंटेंजिबल हो सकते हैं। टेंजिबल कैसे होते हैं सर? बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, जो हमने 4 डिस्कस किए। हाँ, हमने एक ये कैटेगरी डिस्कस करना हम भूल गए, जहां पर इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। आप इन सब चीजों से भी फेमिलियर है। ठीक है, ब्लॉक विल बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग मैनर। ब्लॉक कैसे क्रिएट किया जाता है मैंने आपको बता दिया। प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली है, प्लांट एंड मशीनरी 10% वाली है, क्या एक ही ब्लॉक में चले जा सकते हैं क्या? नो, दोनों के सेपरेट ब्लॉक बनेंगे।
केस 2 प्लांट एंड मशीनरी 15%, फर्नीचर 15% वाला, क्या एक ही इसका ब्लॉक बन सकता है? नो। प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली, प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली, क्या ये दोनों ब्लॉक में जा सकते हैं? ये देखिए मैंने यहाँ पर भी नो लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा यहाँ पर यस होगा, यहाँ पर यस होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का एक ब्लॉक बन जाए। अब दूसरी बात वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है एसेट्स पार्टली यूज्ड इन बिजनेस। अगर आप एसेट को, किसी एसेट को आप बिजनेस में भी यूज कर रहे हो और अदर पर्पसेस के लिए भी यूज कर रहे हो, अदर कैसे हो सकते हैं, पर्सनल या फिर कुछ और पर्पस भी हो सकता है, वट एवर दैट माइट बी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बताइए क्या होगा सर। तो वो कह रहे हैं फिर उतने ही पार्ट का डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। अगर 70% आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो फिर 70% डेप्रिसिएशन ही अलाउ होगा। एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द असेसी। एसेट जो होता है या तो वो पूरी तरीके से या फिर थोड़ी पार्टली असेसी ओन कर लेना चाहिए, तभी उसको डेप्रिसिएशन मिलता है। मतलब ये है सर, ओनर को ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप एसेट के ओनर नहीं है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जैसे कि सर एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पर ले ली, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पर ले ली। अब एक बात बताइए, ओनर अलग है उस बिल्डिंग का, मैं क्या हूं, टेनेंट हूं। तो इस बिल्डिंग का, ये जो मैंने रेंट पर ली है, इसका डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? अपनी बुक्स में खर्चा डेप्रिसिएशन का कौन दिखाएगा आप बताइए? ओनर दिखाएगा या टेनेंट दिखाएगा? टेनेंट बोलेगा मैं बिल्डिंग यूज कर रहा हूं, मैं दिखाऊंगा। ओनर बोलेगा बिल्डिंग तो मेरी है, खर्चा मैं दिखाऊंगा। तो यहां पर क्या बोला उन्होंने, ओनली ओनर विल क्लेम द डेप्रिसिएशन, ओनली ओनर विल क्लेम द डेप्रिसिएशन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन ओनर ही क्लेम कर सकता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, जहां पर टेनेंट, अब वही बात है, एक्सेप्शंस कौन से होंगे आप समझ जाइए। एक्सेप्शन कौन से होंगे, जहां पर टेनेंट को बहुत सारे राइट दे दिए गए हों, या फिर ऐसी हमारा लीज अग्रीमेंट है, जैसे हायर परचेज होता है। हायर परचेज में आपको पता होगा, हायर परचेज में क्या होता है, ओनर कोई और होता है, टेनेंट कोई और होता है। टेनेंट मतलब इसे हायर परचेजर बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो एसेट होता है वो एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड या हायर परचेज पीरियड, वो टेनेंट के पास ही चली जाएगी, ठीक है ना। वो एक्चुअल में एसेट टेनेंट की ही हो जाती है एक तरह से। तब उस केस में बोलते हैं कि ये टेनेंट ही क्लेम कर लेगा, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली ऐसा ऐसा कोई एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, ऐसी कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर टेनेंट ही मालिक हो गया एक तरह से। आपने पूरे राइट्स तो टेनेंट को दे रखे हैं, सब कुछ तो टेनेंट के पास है, तो ओनर को डेप्रिसिएशन थोड़ी ना क्लेम करने देंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर ओनर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाता, कोई और डेप्रिसिएशन क्लेम करता है, ठीक है ना। इफ एसेट इज रेंटेड, अगर एसेट रेंटेड होता है, देन नो डेप्रिसिएशन टू द एसएससी। मतलब अगर मैंने रेंट किया है, किसे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? अगर रेंट किया है तो ओनर को मिलेगा, टेनेंट को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने बिल्डिंग रेंट पर ली, मैं क्या खर्चा दिखाऊंगा, मैं रेंट खर्चा दिखाऊंगा, मैं डेप्रिसिएशन खर्चा दिखा सकता हूँ क्या? सिर्फ रेंट दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज आप और समझ लीजिए। मैंने बिल्डिंग ली थी रेंट पर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, सॉरी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिल्डिंग रेंट पर दी सर, ठीक है। ये बिल्डिंग कितने की है? 10 लाख रुपए की। मिस्टर ए अपनी बुक्स में क्या दिखाएंगे डेप्रिसिएशन, और मिस्टर बी अपनी बुक्स में क्या दिखाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा।
मिस्टर ए इस बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो कौन क्लेम करेगा? मिस्टर ए क्लेम करेंगे डेप्रिसिएशन 10 लाख पे, मान लीजिए 10% है तो 1 लाख इन्होंने डेप्रिसिएशन दिखा दिया। मिस्टर बी डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे क्या? नो। मिस्टर बी क्या क्लेम करेंगे? रेंट क्लेम करेंगे, जो भी रेंट होगा वो क्लेम करेंगे। अब मिस्टर बी ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इस बिल्डिंग पर एक फ्लोर और बनवा दिया। इस बिल्डिंग पर पहले 2 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर। संकल्प ध्यान देंगे, ये गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी। सेकेंड फ्लोर, तो उन्होंने बी ने क्या करा, सेकंड फ्लोर बनवा दिया। ही डिड केपेक्स, केपेक्स एक्सपेंडिचर किया। क्या ये सेकंड फ्लोर अपने आप में एक एसेट है? ये अपने आप में एक एसेट है या नहीं है? इसका ओनर कौन है? सेकंड फ्लोर का ओनर कौन है? इसका ओनर तो सर बी है। अब एक बात बताइए, सेकंड फ्लोर का बी रेंट दे रहा है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं दे रहा है, इसने खुद ने बनवाया। क्या सेकंड फ्लोर एक एसेट है? हाँ जी। क्या डेप्रिसिएशन क्लेम होगा? हाँ सर। क्या मिस्टर ए डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे सेकंड फ्लोर का? नो। क्या मिस्टर बी डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे सेकंड फ्लोर का? यस। तो आइए दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ एसेट इज रेंटेड देन नो डेप्रिसिएशन टू द असेसी। असेसी कौन सी बात कर रहे हैं? किस असेसी की बात कर रहे हैं? टेनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। Unless any capex is done, capex by the lessee is considered to be an asset in itself। वही तो हमने बात की, लेसी ने या फिर टेनेंट ने अगर कोई केपेक्स कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, तो वो अपने आप में एक एसेट माना जाता है और उस पर डेप्रिसिएशन भी अलाउ हो जाता है। ठीक है सर, क्लियर है ये बात? एक बार और देख लीजिए भैया, एक बार इसे और देख लीजिए। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सेकंड, in case of hire purchase, now let us move on to the next one. The next is amount of depreciation. तो what will be the amount of depreciation that we will take? इसके बारे में फिर से हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। Then we'll read what is written in the law. आप मुझे बताइए, अभी तक आप जो पढ़कर आ रहे हैं अकाउंट्स की, जितनी आपकी नॉलेज है, जितना भी आपका बेस है, उस हिसाब से आप मुझे बताइए आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? Do you calculate depreciation on the basis of usage, or do you just take the entire year's depreciation irrespective of the usage? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक एसेट है, ठीक है, वो मैंने साल के स्टार्टिंग में ले लिया, ठीक है, और पूरे साल उसे यूज किया मैंने, तो क्या कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आई हैव यूज दैट एसेट टिल द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो 1 अप्रैल से मैंने उसे यूज किया और 31 मार्च तक उसे यूज किया, तो आप कितना डेप्रिसिएशन लेंगे? वॉट एवर द रेट माइट बी ऑफ द डेप्रिसिएशन, द एसेट, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी फॉर द फुल ईयर, दैट इज एंटायर ईयर। पूरे साल का होगा वो डेप्रिसिएशन, करेक्ट है। मैं अगर आपसे बोलूं कि मैंने वो एसेट 4 महीने यूज किया, 4 months आउट ऑफ 12 months, तो आप एक बार बताइए आप कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लेंगे? क्या अभी भी आप फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लेंगे? अभी तक जो आपकी अकाउंट्स और कंपनी लॉ की नॉलेज होगी उसके हिसाब से हम क्या करते हैं सर, हम प्रोपोर्शनेट लेते हैं, डेप्रिसिएशन लेते हैं। दैट मीन्स वॉट एवर द डेप्रिसिएशन माइट बी, हम उसे 4/12 कर देंगे, हम प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकाल देंगे सर।
ठीक है जी, ये भी। अब बात ये है, तो बेसिकली मोटा मोटा मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं, अभी तक आपकी जो नॉलेज है सर, जितना यूज होगा उतना डेप्रिसिएशन। दिस इज योर golden rule right now. This is what you work on. The amount of usage of that asset will be the depreciation. प्रोपोर्शनेटली हम उसको प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, 4 महीने यूज किया, 1 महीने यूज किया, एक दिन यूज किया, अगर एक दिन भी अगर साल में यूज किया, 1/365 कर देंगे सर डेप्रिसिएशन, जो भी आ रहा होगा पूरे साल का, उसे 1/365 कर देंगे, तो वी कैन टेक आउट डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द एसेट, राइट और रॉन्ग, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन फॉलोइंग टिल नाउ। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो, हमें जो ऑलरेडी पता है, वी नो दिस सर। मैं आपको दोस्त ये बता रहा हूं कि टैक्स यानी इनकम टैक्स ऐसा नहीं करता, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनकम टैक्स ने अपने एक अतरंगी सा रूल निकाला हुआ है, अलग ही, मतलब अलग ही चल रहा है। ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, आप सुनिए, सुन के दंग रह जाएंगे, आप ध्यान से देखिए। इनकम टैक्स बोलता है, अगर अगर आपने एसेट को 180 डेज से कम में यूज किया है, मतलब 180 दिन से कम यूज किया है पूरे साल में, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 50%। और अगर आपने एसेट को 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किया है एक साल में, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 100%। वो कहता है हमें ये सब, ये 1/365 और ये इतना प्रोपोर्शन 70%, 40%, 20%, 90%, 99%, 12%, ये हमें नहीं पता भाई। हमारे लिए सिर्फ दो ही चीजें, या तो आधा या पूरा, हाफ और होल। And how will we define, how will we distinguish whether half or whole? By this. अगर कोई एसेट सिंपल है या नहीं है, सिंपल है। मैं एग्जांपल बताता हूं। अगर एक एसेट है, एसेट नंबर 1, आपने कब परचेज किया था, 1 अप्रैल को परचेज कर लिया था, 1 अप्रैल को परचेज कर लिया था, तो कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, कितने डेज यूज किया, 365 डेज यूज किया, कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 100%। मतलब अगर 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, तो कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 10%। एक एसेट है सर, 1 दिसंबर को परचेज किया था, 1 दिसंबर को परचेज किया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स हो गए सर। 4 मंथ्स में अगर एवरेज 30 भी ले लेंगे, तो 120 डेज यूज किया आपने एसेट को, 120 डेज यूज किया, इट इज लेस देन 180 डेज। सेम सेम कैटेगरी का एसेट है, आपने अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं, 120 डेज यूज किया, तो आप कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको, 50%। अगर रेट 10% है, तो आप कितना क्लेम कर पाओगे डेप्रिसिएशन, 5%। सर 30 जून को परचेज किया एसेट, 30 जून, तो अप्रैल में, जून तो पूरा निकल गया, 3 महीने निकल गए, मतलब आपने 9 मंथ्स के लिए इफेक्टिवली यूज किया उस एसेट को, 9 मंथ्स के लिए वो एसेट आपके पास था, 9 मंथ्स के लिए एसेट आपके पास था। क्या 180 डेज से ज्यादा हो गया, डेफिनेटली सर, अराउंड अराउंड 270 डेज हो गए, विच इज मोर देन 180 डेज, सो द डेप्रिसिएशन अलाउेबल टू यू इज 100%। तो अगर 10% डेप्रिसिएशन है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 10%। करेक्ट है या नहीं है, बस ये तो सिंपल सी बात है। तो सर हमारे अकाउंट्स में ऐसा होता है, हमारे अकाउंट्स में 10 दिन का डेप्रिसिएशन भी लेते हैं, हमारे अकाउंट्स में 120 दिन का भी लेते हैं, जितने डेज का यूज किया होता है उस हिसाब से लेते हैं। अरे यार छोड़ो यार, टैक्स में इतना सिंपल कर दिया, इतना सिंपल कर दिया कि आपको 180 डेज से लेस
या 180 डेज से ज्यादा देखना है, दैट्स इट। ईदर हाफ और फुल, नथिंग एल्स, ईदर हाफ और फुल। ठीक है सर, सो दिस इज, वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस, डोंट वरी, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको बस एक बेस दे दिया। लाइए आइए अब हम दोबारा एक बार पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एसेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज, for less than 180 days in the previous year which is acquired, then depreciation will be 50% of the depreciation amount। 50% में 10% ले लो तो 5% ले लो, 15% ले लो तो 7.5% ले लीजिए। दिस इज हाउ depreciation will be calculated। Now asset used for equal to or more than 180 days, then depreciation allowed will be 100%। पूरा depreciation ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक चीज और है इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंने क्या लिखा है आप देखेंगे प्लीज, पुट टू यूज और रेडी टू यूज दोनों बोल दिया। मतलब ये दोस्त, मतलब मेरी बात सुनना, मैं एक एसेट परचेज करके लाया 1 अप्रैल को, परचेज करके लाया, मैंने उसे पूरे साल फुल ईयर यूज नहीं किया, यूज नहीं किया, ध्यान रखना मेरी बात, यूज नहीं किया। परचेज मैंने 1 अप्रैल 19 को कर लिया था, मैंने 19-20 में उसे यूज नहीं किया। मुझे प्रीवियस ईयर 19-20 में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा बताइए। 100% मिलेगा सर। दूसरा, एसेट परचेज करके लाया मैं 1 अप्रैल को, मैंने इसे पुट टू यूज कब किया, दिसंबर में किया सर। दिसंबर 19 में मैंने पुट टू यूज किया, मैंने उसके पहले उसे यूज नहीं किया था, दिसंबर 19 में मैंने पुट टू यूज किया। अब आप से मैं ये पूछ रहा हूँ 19-20 में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, डेप्रिसिएशन बताइए कितना मिलेगा। आप सोचेंगे कि सर यूज दिसंबर 19 से करना स्टार्ट किया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने होते हैं तो 180 डेज से तो कम ही होगा, इतनी बात तो पक्की है। तो आप 50% डेप्रिसिएशन अलाउ कर दीजिए, मैं कह रहा हूं मैं 100% दूंगा। क्यों, क्यों सर ऐसा क्यों, आइए दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ द एसेट इज पुट टू यूज और रेडी टू यूज, ये वर्डिंग जो लिख दी ना उन्होंने, रेडी टू यूज, मतलब एसेट अगर हम खरीद के लेके आए और वो यूज करने के लिए रेडी है तो उसका एक्चुअल यूजेज मैटर नहीं करता। अगर आपने किसी एसेट को पूरे साल यूज नहीं किया तब भी आपको उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, तब भी आपको उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी बात एकदम अच्छे से। सर फायर एक्सटिंग्विशर लगा है आपकी बिल्डिंग में, 4 साल हो चुके हैं, 4 साल पहले लगवाया था, ठीक है, 4 साल हो चुके हैं, यू हैवेंट यूज्ड इट इवन अ सिंगल टाइम। गॉड फॉरबिड कभी कुछ फायर वगैरह हो जाए तब यूज करेंगे, बट अभी तक तो सर फायर नहीं हुई है, हमने एक भी बार, यूजेज कितना हुआ है उसका, 0 यूजेज है, वी हैव नॉट यूज्ड इट। इज इट रेडी टू यूज, यस। क्या आपने उसे पुट टू यूज करा, आंसर इज नो।
डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या सर? यस, 100% मिलेगा सर, क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको आपको रखना पड़ता है लेकिन उसे आप यूज नहीं करते। लेकिन क्या, एक बात बताइए, अब मैं एक और चीज इसी को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहा रखा रहा रखा रहा रखा रहा, 15 साल हो गए सर, 15 साल हो गए, आपने एक भी बार इसे यूज नहीं किया। और जब उसको एक बार थोड़ा हमने चेक करके देखा तो अब वो हो चुका था खराब, इट वॉज ऑब्सोलीट हो गया था। 15 साल से रखा हुआ है सर, ऑब्सोलीट हो गया था, अब उसको हमने फेंक दिया। अगर आप सोचिए, आप कहोगे नहीं सर पुट टू यूज ही होना चाहिए, पुट टू यूज ही होना चाहिए, तो सर इसका तो आप डेप्रिसिएशन कभी क्लेम ही नहीं कर पाओगे, इसका तो डेप्रिसिएशन आप कभी क्लेम ही नहीं कर पाओगे फायर एक्सटिंग्विशर का। अच्छा, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, दूसरा मैं आपका परसेप्शन चेंज करता हूं, दूसरे नजरिए से आपको दिखाता हूं इस चीज को। क्या ये एसेट 15 साल तक, 4 साल तक, 10 साल तक, जितने भी टाइम तक आपके पास रखा रहा, क्या ये डेप्रिशिएट नहीं हो रहा था रियलिटी में? क्या इस एसेट का वियर एंड टियर नहीं हो रहा था? हो रहा था, क्योंकि 15 साल वो खराब हो गया ना। या तो ये बोल दो हम इसको यूज नहीं कर रहे तो ये इन्फिनिट टाइम तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा ये, ऐसा कोई एसेट होता है क्या? नहीं। मशीन है सर, मशीन, मशीन है, एक बहुत बड़ी मशीन है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, बहुत हैवी पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं, हमने मशीन में वो पार्ट्स लगे हुए हैं, ये हमने प्रिवेंशन के लिए लाके रखे हुए हैं कि कभी मान लो ये वाले पार्ट्स खराब हो गए तो ये पार्ट्स को लगा दिया जाएगा। तो ये भी हमारे एसेट्स हैं, ये स्टोर में रखे हुए हैं सर, स्टोर में रखा हुआ है, इनको जब जरूरत पड़ेगी तब लगा देंगे। सर 4 साल निकल गए, कभी ये पार्ट्स ना तो खराब हुए ना इन पार्ट्स का हमने यूज किया, तो क्या इसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा मैं? These parts are ready to use, they have not been put to use, so what? क्या ये स्टोर में रखे रखे खराब नहीं हो रहे, डेप्रिशिएट नहीं हो रहे, वियर एंड टियर नहीं हो रहा? इसका डेप्रिसिएशन क्यों नहीं दोगे आप मुझे? बात समझ में आई? सो पुट टू यूज is not important, ready to use is important. ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, काफी लंबी हो रही है आपके लिए। What is the asset? What if the asset is used for less than 180 days in the second year? अब आप बोलो कि सर, अब मेरी बात सुनो, आप बोलो कि सर मैं एक एसेट लेकर आया, कब लेकर आया? 1920 में लेकर आया, आई डिड नॉट यूज इट, यूज नहीं किया, यूज नहीं किया मैंने, डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? आपने बोला कब लेकर आए थे? 1 अप्रैल को लेकर आया था, रेडी टू यूज था क्या? यस, डेप्रिसिएशन दे देंगे, पूरा दे देंगे। वो बोलेगी सर मैंने सेकेंड ईयर में, इसका सेकेंड ईयर हो गया 2021, इसमें मैंने इसे 100 डेज के लिए यूज किया, यूज किया 100 डेज के लिए, डेप्रिसिएशन कितना देंगे सर? 100% देंगे। सर क्यों? अभी तो आपने बोला 180 डेज से कम। वो जो 180 डेज वाला रूल है ना बॉस, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में लगता है। फर्स्ट ईयर मतलब ईयर ऑफ एक्विजिशन में लगता है, जिस साल खरीदा ना उस साल लगेगा, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में लगता ही नहीं है। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में किसी भी एसेट पे 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जितना भी उसका रेट है ना पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा आने वाले सालों में। ये जो रूल है ये फर्स्ट ईयर के लिए ही लगता है। तो सर एक बात बताइए, फिर आपने यहाँ पर 100% क्यों अलाउ कर दिया जब वो 180 डेज से कम यूज किया था? यहाँ पर तो 0 डेज का यूजेज है। मैं फिर आपको वही बात बोल रहा हूँ, पुट टू यूज नहीं देखते, रेडी टू यूज देखते हैं। मैंने कहा आपको रेडी टू यूज है तो फिर पूरा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन में होता है, इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड। डेप्रिसिएशन ऑफ 50% आंसर इज नो। कह रहे हैं कि अगले साल सेकेंड ईयर में अगर 50
180 डेज से कम यूज करा एसेट को तो क्या 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं भाई साहब, पूरा मिलेगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट द कंडीशन ऑफ 180 डेज इज टू बी चेक्ड ओनली फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन के लिए देखी जाएगी कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे, क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। मर्जी नहीं है कि कोई एसेट खरीदा, सर अभी रहने दो, अभी डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे। अरे यूज तो कर रहे हो, हाँ नहीं ले रहे, अभी मन नहीं है, 4-5 साल बाद लेंगे। एसेट खरीदा, पुट टू यूज नहीं भी किया, रेडी टू यूज है, सर आज रहने दो, इस साल ले लेते हैं, फिर अगले साल बोलते हैं कि आज नहीं, इस बार लेने का मन नहीं कर रहा, फिर अगले साल फिर ले लिया, फिर अगले साल फिर नहीं लिया। तो प्रॉफिट को देख के हम डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ज्यादा है, हाँ डेप्रिसिएशन ले लो, अगले साल प्रॉफिट कम है, डेप्रिसिएशन मत लो। ऐसा नहीं होगा, हर साल लेना पड़ेगा पैसा, ठीक है ना, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। नाउ लेट अस सी रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, रेट्स देखते हैं डेप्रिसिएशन के, या फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, और फिर कुछ और बातें भी करेंगे। आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, 2 एग्जाम्पल भी करेंगे हम, ठीक है ना। सो लेट अस कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, आप चार्ट पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फ्रेश टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग्स के बारे में बात करें, बिल्डिंग्स में क्या क्या रेट है सर? 5%, 10%, 40, इतने सारे रेट कैसे? अलग अलग रेट्स है, मैंने आपको बताया था, एक हेड में अलग अलग रेट्स हो सकते हैं। बिल्डिंग विच आर यूज मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, जो रेजिडेंशियल पर्पस वाली बिल्डिंग है उन पे रेट है 5% का। बिल्डिंग विच आर नॉट यूज मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस बट नॉट कवर्ड अंडर 1 and 3, तो 1 और 3 में कवर नहीं हो रही और रेजिडेंशियल के लिए यूज नहीं होती, उस पर 10% लगता है। ठीक है, building acquired on or after for installing machinery, plant forming part of water supply project, water treatment and which is put to use for the purpose of business for providing infrastructure facilities। कह रहे हैं अगर बिल्डिंग ये बिजनेस वाली है, और बिजनेस भी कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या फिर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ये 2 बिजनेस वाली है तो उस पर 40% रेट लगेगा। और नॉर्मल बिजनेस सर, जो हम नॉर्मल बिजनेस में बिल्डिंग यूज करते हैं ऑफिस के लिए बिल्डिंग, उस पर तो 10%। कैसे? यहाँ क्या लिखा है? विच आर नॉट यूज मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं होती, और ना तो यहाँ कवर होती है ना यहाँ कवर होती है, तो वो यहाँ आ जाएगी। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा जो रेट लगता है बिल्डिंग पर वो 10% लगता है। और देखिए टेम्पररी इरेक्शंस, वुडन स्ट्रक्चर्स, तो ये तो भैया 40%, इनका भरोसा नहीं है, 2-3 साल लाइफ होती है इनकी, इससे ज्यादा लाइफ नहीं होती। और ये वाटर सीवेज प्लांट में इतना हाई रेट क्यों रखा? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में इनका वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती इन बिल्डिंग्स की। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इन सब की ये खराब हो जाती है, इनको 2-3 सालों में फिर से रिपेयर और पूरा दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराना पड़ता है। दैट्स वाई फर्नीचर फिक्सचर बढ़िया हेड लगता है मुझे, एक ही रेट है 10% का। फर्नीचर में आता क्या है ये समझ लीजिए, फर्नीचर फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी आ जाती हैं फर्नीचर फिक्सचर्स में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग फर्नीचर में आएगा, प्लांट मशीनरी में मत ले जाना। स्विचेस हो गए, सॉकेट्स हो गए, अदर फिटिंग्स, फैन, सब कुछ, दिस इज इन फर्नीचर फिक्सचर, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स फिक्सचर्स, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल कवर्ड इन फर्नीचर। नाउ प्लांट एंड मशीनरी, देखिए भैया मोटर कार आ गई, मोटर बसेस आ गई, लॉरीज आ गई, टैक्सीज आ गई, मोल्ड्स, रबर, प्लास्टिक गुड्स, फैक्ट्रीज, एरोप्लेन्स, एरो इंजन्स, स्पेसिफाइड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, बहुत सारे हैं। क्या सर हमें ये सारे याद करने हैं? नहीं करने दोस्त, याद नहीं करने। एक और बात बता देता हूँ, कंप्यूटर भी इसमें आ जाता है, कंप्यूटर का अलग हेड नहीं है, पहले हुआ करता था कभी, कंप्यूटर का अलग हेड नहीं है, कंप्यूटर भी इसमें आ जाता है, 40% रेट है कंप्यूटर। ठीक है सर। अच्छा, जनरल रेट अगर ऊपर वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो रही आपको, देखिए मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, बिल्डिंग का आपको 10% रेट याद रखना है और 40% याद रखना है। नॉर्मली बिल्डिंग की अगर बात होगी आपको 10% रेट याद रखना है, और अगर उसने वर्ड लिख दिया टेम्पररी स्ट्रक्चर तो आप 40% लगा देंगे, बस 2 रेट याद रखने हैं। फर्नीचर फिक्सचर का इजी है, 10% ही है। प्लांट एंड मशीनरी का जो रेट है ना सर, वो आपको 15% याद रखना है, 15%, ठीक है। और कंप्यूटर का रेट याद रखना है 40%। आइए
बाकी शिप्स का दिया हुआ है यहाँ पर, शिप्स का 20% है, एज सच याद करने की जरूरत नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स की अगर बात करें तो नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, जितने भी टाइप के इंटेंजिबल एसेट्स हैं 25% रेट है, लगभग 5-6 साल लाइफ ली हुई है। ठीक, चलिए सर, तो ये हमारा रेट्स हो गया। इसके बाद अब हम कल अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वील टॉक इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।